हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवा वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इससे पहले के जो रेलवे के एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, उसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट अब तक हो चुके हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी होगी अब तक। ये आपका 24वां प्रैक्टिस सेट आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है। किसकी बात हो रही है? मित्र शक्ति की। ऑप्शन है आपके भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, भारत इंडोनेशिया, भारत वियतनाम। तो मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में एक मित्र शक्ति हो गया, एक आपका होता है स्लिनेक्स। ये भी किसका है? ये भी आपका भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। बात करें भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन से होते हैं, तो भारत नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण। ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा होता है? तो होता है गरुड़ शक्ति। और भारत और वियतनाम के बीच में कौन सा होता है? बिनमैक्स। बिनमैक्स। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी 1170 मीटर है। वह हवाई पट्टी से थीटा कोण पर बना रहा है तथा साइन थीटा 12/13 है। तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी बताइए। देखिए, चलो इसको इसको नए पेज पर दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले ये कह रहा है कि जो वायुयान की हवाई अड्डे से सीधी दूरी कितनी है? 1170। मान लीजिए ये आपका हवाई अड्डा है और यहाँ पे वायुयान है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है वो कितनी है? वो है आपकी 1170 मीटर। कितनी है? 1170 मीटर है। ठीक है। फिर कह रहा है कि वह हवाई पट्टी से, हवाई पट्टी का भी नीचे होगी, हवाई पट्टी से कितना कोण बना रहा है? थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे पूछा है कि तो वायुयान की हवाई अड्डे से क्षैतिज दूरी कितनी है, यानी ये वाली दूरी बतानी है हवाई अड्डे से। ये हवाई अड्डा है, यहाँ से क्षैतिज दूरी आपकी ये और ये होगी। इसको यदि हम कितना मान लें? एक्स मान लेते हैं। ठीक है। तो आपसे ये दूरी कौन सी दूरी पूछिए? ये वाली दूरी पूछिए, एक्स वाली। तो ये आपका क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। इसमें थीटा वाला क्या दे रखा है? तो साइन थीटा की बदले रखिए 12/13। तो साइन थीटा वाला क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी 12/13। तो इस त्रिभुज में यदि थीटा है तो ये लंब यानी 12 हो गया, कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया आपका 13। ये 12, ये 13। यदि ये 12 है, ये 13 है, तो आधार कितना होगा? तो आपके समकोण त्रिभुज में आपको पता ही है कि ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 5 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? तो आपको पता ही है कि आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है। तो वहां से आप 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग हटाएंगे तो कितना आएगा? 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5। ठीक है, यानी कि आधार आपको मिल गया 5। अब पूछा क्या? ये वाली क्षैतिज दूरी पूछी है। ये दूरी कितनी थी? 13 थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी थी? तो 1170 थी। कितनी थी? 1170। तो 13 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 1170। पूछा किसका है? ये वाली क्षैतिज दूरी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1170 बटे में 13, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1170 बटे में 13 गुणा 5। 13 नंबर कितने होते हैं? 117, यानी 90। 90 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 450 मीटर। यानी ये क्षैतिज दूरी कितनी हो जाएगी? तो 450 मीटर हो जाएगी। ठीक, 450 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी पर संबंधित है जिस पर दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कुल्हाड़ी का संबंध किससे? लकड़हारा से। सुई का संबंध किससे हुआ? कसाई, बढ़ई, दर्जी या फिर रंगसाज यानी पेंटर। तो कुल्हाड़ी कौन चलाता है? लकड़हारा ही चलाता है। तो सुई का संबंध किससे होगा? तो दर्जी से होगा। ठीक है, किससे होगा? दर्जी से होगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो देखिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या आपको पता ही है, 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक, ये सब क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या में क्या होता है? 0 और जुड़ जाता है, 0 से लेके आपका अनंत तक। और पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में 0 से लेकर अनंत तक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक में फिर माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाती हैं। अब पूर्णांक हो गया आपका और प्राकृतिक संख्या भी हो गया। ठीक, अब आता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर में आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्या आती हैं।
परिमेय संख्या मतलब जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या इन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, पाई, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय और परिमेय दोनों ही संख्या किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। ठीक, अपरिमेय संख्या आपको बताई थी मैंने क्या होती है, जो आप पी अपॉन क्यू के रूप में इनको लिख सकते हैं। और सभी जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे आपकी मान लीजिए 2 है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 2/1 कर दीजिए, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो ये पी की वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई, यानी पी अपॉन क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक होती है वो पूर्णांक के अंतर्गत तो आ ही रही है, तो ये तो आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं, सभी प्राकृतिक संख्या आती हैं, सभी आपकी परिमेय संख्या आती है, यानी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या मानी जाती है ना, वास्तविक संख्या में सभी संख्या शामिल होती है, तो ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होगी, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, जैसे कि √2, √3, तो √2 और √3 परिमेय संख्या थोड़ी होती है, तो ये वाला कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और आपसे गलत वाला ही पूछा है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। इसको देखिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, तो माइनस के 3 को भी हम लिखे हैं, तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगी, हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी, पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, आपका परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन आपसे गलत वाला पूछा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की। देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, यानी कि कर्क रेखा, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को क्या बोलते हैं, तो मकर रेखा बोलते हैं, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उसके बीच में चक्रवात आते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अपने हिंद महासागर में उनको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर में उनको बोलते हैं हरिकेन। सॉरी, हिंद महासागर वाले क्षेत्र को बोलते हैं आपके टाइफून। ठीक है, जो हिंद महासागर में आते हैं उनको बोलते हैं टाइफून, हिंद महासागर में जो आते हैं उनको बोलते हैं टाइफून। जैसे आपका जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है और आपका जो प्रशांत महासागर का जो आपका पूर्वी हिस्सा है ना, उसमें भी आपको टाइफून ही बोला जाता है, मतलब चक्रवातों को टाइफून ही बोला जाता है। इसके अलावा हरिकेन किसको बोलते हैं, तो जो आपके कैरिबियाई देश होते हैं, यानी जो वेस्ट इंडीज वगैरह के क्षेत्र हैं, और जो आपका यूएसए वगैरह का जो तट लगा हुआ है, वहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन बोलते हैं। ठीक है, और बिलीबिली किनको बोलते हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में आते हैं उनको बिलीबिली बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी पर संबंधित है, जो जिस प्रकार दूसरा पद पहले से है। तो देखिए, 226 है, 15 है, 65 का संबंध किससे होगा, तो 226 15 से कैसे बनता है, तो 15 का वर्ग कर दीजिए प्लस का 1 कर दीजिए। 65 कैसे बनेगा, तो 8 का वर्ग कर दीजिए प्लस का 1 कर दीजिए। यहाँ संख्या कौन सी आ गई, यहाँ संख्या आ गई आपकी 8। ठीक है, यानी ये 15 का वर्ग प्लस 1 है, तो ये किसका वर्ग प्लस 1 होगा, तो 8 का वर्ग प्लस 1 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, दो नल एक टंकी को क्रमशः 45 व 30 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए, ये आपके चल क्या रहा है, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो इस जो प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन हुआ करें उनको पहले आप अपने आप टाइप किया करिए, उसके बाद में सोल्यूशन दिखा करिए। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है, आप किस क्वेश्चन को हैंडल कर पाते हैं नहीं कर पाते। सोल्यूशन आप बाद में दिखा करिए, पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करिए। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद में पूरे 100 क्वेश्चन हो जाए आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ही बताया करिए कि अपने आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो इससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपको पेपर में किस तरीके की तैयारी करनी है और आपकी जो वीक पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, तो सिर्फ आप सॉल्यूशन मत देखा करिए, सिर्फ आप अपनी तैयारी को भी आकलन किया करिए, तो खुद बैठ के पेन पेपर बैठ के इसको सॉल्व किया करिए प्रैक्टिस सेट को। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो टंकी वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो आपको दे रखे हैं 2 नल, मान लेते हैं एक नल आपका 45 घंटे में भर रहा है और बी जो नल है वो आपका 30 घंटे में भर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया तरीका, कि इनका जो समय दे रखा होता है उनके एलसीएम के बराबर हम टोटल काम मान लेते हैं। 45 से 30 का एलसीएम कितना होगा, 90। हमने मान लिया कि टंकी की क्षमता कितनी है, वो 90 यूनिट है। अब 45 घंटे में 90 यूनिट भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा होगा,
90/45 यानी कि 2। ऐसे ही 30 घंटे में पूरी टंकी भरा है तो 1 घंटे में 90/30 यानी कि 3 यूनिट पानी भर रहा होगा। यानी दोनों नल मिलके ए और बी मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे? 2 और 3 5 यूनिट पानी भर रहे होंगे। भरना कितना है? तो 90 यूनिट पानी भर रहा है तो कितने घंटे लग जाएंगे? तो ए और बी को कितना समय लग जाएगा? तो समय बराबर हो जाएगा आपका 90 टोटल टंकी की क्षमता है और बटे में 1 घंटे में किया गया काम यानी कि 5। कितना जाएगा आपका? 18 घंटे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, भारत की रंगीन एवं विधिक लोक और जनजातीय कला परंपराओं को उजागर करने वाली अपनी तरह की अनूठी प्रदर्शनी का मंचन 11 मई 2024 को दुबई में किया गया था। इसे नाम दिया गया, यानी कौन सा नाम दिया गया? खादी मेड इन इंडिया स्वदेश संकल्प। तो जो दुबई में आयोजन किया गया था प्रोग्राम, उसका नाम था स्वदेश। ठीक है, ये जनजातीय कला परंपराओं को उजागर करने वाली अनूठी प्रदर्शनी थी जो कि आपकी दुबई में। आप स्थान का नाम ध्यान रखिएगा और आप इसका नाम ध्यान रखिएगा जिस नाम से इसको प्रदर्शित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस देश के संविधान से राज्य नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए। इन भारतीय संविधान में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से अपनाए गए? अमेरिकी, ब्रिटिश, आयरिश या फिर फ्रांसीसी। तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ से लिए गए? ये लिए गए आपके आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरिश संविधान या फिर आयरलैंड के संविधान से लिए गए। बात करें DPSP की, तो DPSP का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक DPSP का उल्लेख है। ठीक है, DPSP क्या है? तो DPSP का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि क्या ये DPSP जो है, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, क्या न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है? यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू किया जा सकता है? तो ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे मूल अधिकारों को आप न्यायालय के जाके लागू करवा सकते हैं, वैसे आप इनको लागू नहीं करवा सकते हैं, ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी जो DPSP है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इनका उल्लेख कहाँ है? 36 से लेकर 51 तक है और इसी में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, इनमें क्या है? ग्राम पंचायत का उल्लेख है। इसी में एक अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद 44। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, यानी समान नागरिक संहिता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। 2, 10, 30, 68 और आगे क्या आएगा? तो देखिए, 2 कैसे बना है? ये बना है आपका 1 की पावर 3 प्लस के 1। 10 कैसे बना है? 2 की पावर 3 प्लस के 2। 30 कैसे बना है? 3 की पावर 3 प्लस के 3। ये बना है आपका 4 की पावर 3 प्लस के 4। तो आगे कितना आएगा? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आगे कितना आएगा? आगे आएगा 5। 5 की पावर 3 प्लस के 5 कितना होता है? 5 की पावर 3 होता है 125 प्लस के 5 कितना हो जाएगा? 130। नेक्स्ट जो पद आएगा वो कितना आएगा? 130 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 संख्याएं 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम सामर्थ्य 1260 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए, 3 संख्या दे रखी है 5 अनुपात 7 अनुपात 9 के अनुपात में और लासापा दे रखा है इनका 1260। तो संख्या कौन कौन सी होंगी? यदि इनका हम मासापा, जो कॉमन संख्या थी, जो इनका कॉमन होता है तीनों में, वो क्या था? मासापा माना जाता है। जो हाईएस्ट कॉमन संख्या होती है वही तो मासापा मानी जाती है। यदि इनका मासापा x है तो वो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी? एक संख्या हो जाएगी 5x, एक हो जाएगी 7x, एक हो जाएगी आपकी 9x। ठीक है, अब इनका लासापा कितना होगा? तो इनका लासापा हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा x। ठीक है, ये तो होगा इनका लासापा, तीनों गुणनफल, और जो मासापा है वो संख्या गुणनफल गुणा मासापा। ये क्या हो जाएगा आपका? लासापा के बराबर, जो किसके बराबर है? आपका 1260 के बराबर दे रखा है। ठीक है, लासापा 1260 ही तो है। अब इसको सॉल्व करिए तो 9 से कटेगा आपका, और 9 एकम 9 और 9 चौक 36, यानी 140 पर कटेगा। 7 से कटेगा आपका 20 बार और 5 से कटेगा आपका ये 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 4। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? इसमें 9x है। 9x की वैल्यू कितनी जाएगी? 9x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 गुणा 9 यानी कि 36। ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंडा का खिताब हासिल किया था? तो देखिए, कौन सा पल्लव राजा था वो राजा था आपका नरसिंहवर्मन फर्स्ट था, जिसने क्या था, जो चालुक्य सम्राट था पुलकेशिन सेकंड उसका वध किया था और वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने कौन सा मंदिर बनवाया था, किस मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक, बाकी आप ध्यान रखिएगा, नरसिंहवर्मन किस वंश का था? तो वो था आपका पल्लव पल्लव वंश का था। और जो पुलकेशिन सेकंड वो किस वंश का था? वो चालुक्य वंश का था। ठीक, कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि जो नरसिंहवर्मन फर्स्ट था इसने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? अगला प्रश्न देखिए, युगपत रैखिक समीकरण 3x माइनस के वाई बराबर 5 6x माइनस के 2y बराबर 10 है कि कितने हल होंगे? देखिए, दो समीकरण दे रखे हैं आपको, एक दे रखा है आपका 3x माइनस के वाई बराबर 5, दे रखा है आपका 6x माइनस के 2y बराबर 10। ठीक है, देखिए ये जो आपका पहला वाला होता है इसको a1 बोलते हैं, इसके गुणांक को बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं सॉरी a1 b1, इसको बोलते हैं c1। ऐसे ये a2 b2 और ये c2 ये होता है। तो यहाँ से a1 इसकी तुलना हम करेंगे यदि हम, तो देखिए इस समीकरण की तुलना हम कैसे करेंगे, a1x प्लस b1 बाई बराबर c1 से। इसकी तुलना करेंगे हम a2x प्लस b2 बाई बराबर c2 से। ठीक है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो यहाँ से तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको? तो हमको यहाँ से a1 की वैल्यू मिल जाएगी 3 और b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस के 1 और c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 5। ठीक है, ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6 और b2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको माइनस के 1 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 10। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएंगे। अब देखिए कितने हल होंगे नहीं होंगे, इस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें हमें चेक करना पड़ता है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये करना पड़ता है। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 6, b1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के, ये b2 की वैल्यू यहाँ से आपकी कितनी आएगी माइनस के 2 आएगी और c1 की वैल्यू कितनी है 5 है और c2 की वैल्यू कितनी है 10। तो 3/6 का मतलब कितना होता है 1/2, यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा आपका 1/2 बार, यानी ये भी आपका 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया और ये भी 1/2 हो गया। जब a1 बराबर सॉरी जब a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है तब क्या होता है, तब समीकरण कितने हल होते हैं, तब समीकरण के अनंत हल होते हैं। समीकरण कितने हल होते हैं, तो समीकरण के अनंत हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। ठीक है, इन दोनों समीकरण में क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है, तो इन समीकरण कितने हल होंगे, तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे। ठीक है, कितने हल हो जाएंगे, इसके अनंत हल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी कुट भाषा में बटर को इस तरीके से लिखा जाता है और मिल्क को इस तरीके से, तो अर्थ को किस तरीके से लिखा जाएगा? तो देखिए बटर से ये कैसे बना है, तो देखिए बी का नंबर होता है 2, ई का नंबर होता है 5, यू का नंबर होता है 21 और एक्स का नंबर होता है 24। ठीक है, ऐसे आगे नंबरिंग करेंगे तो उसमें लॉजिक क्या निकल के आएगा कि कितना जोड़ा गया है, बी से ई बनाने के लिए 3 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है, तो 3 जोड़ा गया। ऐसे 21 से 24 बनाने के लिए 3 जोड़ा गया, यानी हर जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है उसमें 3 जोड़ा जा रहा है। ऐसे इसमें भी यही किया गया है। इसका कोड कैसे बनेगा, इसका कोड बनाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो ई में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, एच आएगा, ई में 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, आर में 3 जोड़ेंगे तो यू आएगा और टी में 3 जोड़ेंगे तो 23 यानी कि डब्ल्यू आएगा और एच में 3 जोड़ेंगे तो के आएगा, एच डी यू डब्ल्यू के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? बात हो रही है किसी क्षेत्र की, तो किसी क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी या फिर इसी को बोलते हैं प्रच्छन्न प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसी को देसी भाषा में बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी।
छिपी हुई बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो किसी क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये है कि मौसम के हिसाब से उसमें बेरोजगारी आती है। जैसे धान का सीजन है तो उसमें कृषकों मतलब उसकी लेबर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। गेहूँ की कटाई के समय लेबर की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जब सीजन निकल जाता है तो क्या होता है, लेबर की जरूरत कम पड़ती है, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। एक प्रच्छन्न बेरोजगारी भी आपकी किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन है और उसको करने के लिए 2 आदमियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन घर में क्या है, घर में 5 आदमी हैं, तो पांचों आदमी किसमें लगे रहते हैं? 1 बीघा जमीन के में ही लगे रहते हैं। तो क्या 5 आदमी को लगने से क्या उसकी पैदावार बढ़ जाएगी? तो पैदावार तो नहीं बढ़ेगी। पैदावार तो जो 2 आदमी कर सकते हैं वही काम 5 आदमी कर रहे हैं। तो जो 3 आदमी एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी अ, वो क्या है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, उनके लगने से कृषि की उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वो उसको बोलते हैं प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। ये भी किसमें पाई जाती है? ये भी आपके कृषि क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों इसी क्षेत्र में ही पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। विनोद 1 बजते 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है और फिर आकाश उसे 10% के लाभ पर संजय को बेचता है। परिणामी लाभ या घाटा कितना होगा? परिणामी लाभ या घाटा निकालना है। देखिए, 45% का लाभ पर बेचता है। 45% का मतलब कितना होता है? 45/100, मतलब कि 5 से काटिए 9 बार, 5 से काटिए आप 20 बार, यानी कि 9/20, यानी 20 की चीज 9 के लाभ पर बेची जा रही है। अच्छी 10% का घाटे का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। घाटे का मतलब माइनस, 10 वाली चीज 1 के घाटे पर बेची जा रही है। अब देखिए आगे, 20 वाली चीज कितने में बेची जा रही थी? 9 के लाभ पर, यानी कि 29 रुपए में बेची जाएगी। और जो 10 वाली चीज है वो कितने में बेची जा रही है? 1 के घाटे पर, यानी कि 9 में बेची जाएगी। ठीक है, यही मतलब हुआ 45% लाभ और 10% घाटे का। जैसे हम इनका आपस में गुणा कर दें इस तरीके से, तो 20 × 10 कितना होगा? 200, और 29 × 9 कितना होगा? तो 29 × 9 हो जाएगा आपका 261। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 200 रुपये वाली कोई चीज थी तो वो फाइनली कितने बेची जा रही है? वो 261 में बेची जा रही है। तो परिणामी लाभ कितने का होगा? तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 10 के 61 का लाभ हो रहा है, क्योंकि 200 वाली 261 में बेची जा रही है। कितने % का लाभ हो गया? तो 61 का लाभ कितने पे? क्रय मूल्य यानी कि 200 पे। गुणा कर दीजिए 100 का, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये हो जाएगा आपका 61/2। 61/2 कितना होता है? तो होता है 30.5। तो कितने % का लाभ हो रहा है? 30.5% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न निम्नलिखित आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़े क्या है? ए भौतिकी, रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी पढ़ता है। बी और सी रसायन शास्त्र तथा गणित पढ़ते हैं। और डी और ए जीव विज्ञान तथा गृह विज्ञान पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगले पेज पर है, तो क्वेश्चन मैं आपको यहीं पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा विद्यार्थी अधिकतम विषय पढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा विषय पढ़ने वाला कौन सा विद्यार्थी है। तो देखिए, एक एक करके तुलना कर लेते हैं। तो ए कितने सब्जेक्ट पढ़ता है? भौतिकी भी पढ़ता है, रसायन शास्त्र भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, और देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान भी पढ़ता है और गृह विज्ञान भी पढ़ता है। यानी ए कितने पढ़ता है? तो ए पढ़ता है 5 सब्जेक्ट। बी चेक करिए, बी कितने पढ़ता है? बी पढ़ता है रसायन शास्त्र और गणित, यानी 2 पढ़ता है। सी कितने पढ़ता है? सी भी 2 ही पढ़ता है। और डी कितना पढ़ता है? तो डी भी 2 ही पढ़ता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने वाला व्यक्ति कौन सा है? तो वो है आपका ए। देखिए, क्वेश्चन ये है, कौन सा विद्यार्थी अधिकतम विषय पढ़ता है? कौन सा पढ़ता है? वो ए पढ़ता है। कितने सब्जेक्ट पढ़ता है? तो 5 सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। कृषि और देव। देखिए, व्यक्ति कौन कौन से? अभिनव है, बरानी है, कृष है और देव है। ठीक है, 4 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आगे 4 लोग ही हैं मतलब। और गेम कौन कौन से हैं? तो गोल्फ है, वॉलीबॉल है, टेनिस है और क्रिकेट है। ठीक है, 4 गेम है। और दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अभिनव और बरानी गोल्फ और वॉलीबॉल खेलते हैं। कृष और देव टेनिस और क्रिकेट खेलते हैं। बरानी और कृष क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। अभिनव और देव गोल्फ और टेनिस खेलते हैं। जो टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता हो कौन है? यानी आपको वैसा व्यक्ति बताना है जो टेनिस भी खेलता हो, वॉलीबॉल भी खेलता हो, गोल्फ भी खेलता हो। ठीक है, तो व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन की मदद से चेक कर लेते हैं इसको। देखिए, चेक करते हैं देव से। सबसे पहले शुरू करते हैं देव से। देव, देखिए देव कहाँ पर है आपका? ये है आपका देव। देव कौन सा गेम खेलता है? टेनिस और क्रिकेट खेलता है। टेनिस और क्रिकेट खेलता है। और देखिए देव कहाँ पर है? यहाँ पे।
गोल्फ और टेनिस खेलता है। तो क्या वॉलीबॉल खेलता है देव? तो देव वॉलीबॉल नहीं खेलता है, तो ये तो नहीं होगा। क्रश का चेक करिए। क्रश क्रश आपका ये है, टेनिस खेलता है तो खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है देव, सॉरी क्रश, तो क्रश वॉलीबॉल भी खेलता है, देखिए ये। और कौन सा बचा? गोल्फ। तो क्रश कहीं गोल्फ खेलता है? तो क्रश आपका गोल्फ कहीं नहीं खेलता है, तो ये भी नहीं होगा। चेक करिए अभिनव का। अभिनव टेनिस खेलता है, तो अभिनव आपका देखिए टेनिस खेलता है, यहाँ पे खेल रहा है टेनिस। और वॉलीबॉल चेक करिए, तो अभिनव आपका वॉलीबॉल यहाँ पे खेल रहा है। गोल्फ चेक करते हैं अभिनव का, तो अभिनव गोल्फ यहाँ पे खेल रहा है, अभिनव गोल्फ आपका यहाँ पे खेल रहा है। यानी ये तीनों गेम खेला, टेनिस भी, वॉलीबॉल और गोल्फ भी। तो ये आपका आंसर होगा। इसका भी चेक कर लेते हैं बरानी का। बरानी टेनिस खेल रहा है, तो बरानी देखिए टेनिस, बरानी क्रिकेटर है, वॉलीबॉल है और टेनिस नहीं खेल रहा है, तो ये तो नहीं होगा फिर। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। इस तरीके से आप ऑप्शन की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्यों? यानी दोपहर के समय सूर्य सफेद रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, श्वेत प्रकाश में सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, नीले रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है। देखिए दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य अपने पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो उसमें क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण जो होता है कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी होती है, मतलब सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो किरणों को दूरी तय करनी होती है वो कम करनी पड़ती है। तो कम दूरी तय करने के कारण क्या होता है, उसके प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, फैलाव जो होता है वो कम होता है। जिसके कारण हमें सूर्य क्या दिखता है? सफेद रंग का दिखता है। यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, इस कारण हमें सूर्य दोपहर के समय श्वेत दिखाई देता है। शाम के समय कैसा दिखता है? लाल रंग। वो किस लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हमें लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, यदि 672 रुपये को हम 5 अनुपात 3 के अनुपात में विभाजित कर किया जाता है, तो बड़ा भाग कितना होगा? बड़ा भाग कौन सा है इसमें? 5 और 3 में बड़ा भाग है 5। जो भी आंसर होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। तो देखिए 252 5 से नहीं कटता, 572 5 से नहीं कटता, 420 5 से कटता है, और 602 भी 5 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 5 से कट रहा है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका कैसे करते हैं, तो देखिए 5 और 3 का योग कितना है? 5 और 3 का अनुपातिक योग होगा 8, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 672। तो 8 यूनिट की वैल्यू 672 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 420 ही आपका आंसर निकल के आएगा। ऐसे आपको ऑप्शन की सहायता से कर लेना है इस तरह के सवालों को, जो कि जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए अपने सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? सबसे योग्य ग्राहक, ठीक है, तो सबसे योग्य ग्राहकों को कौन सी दिया जाता है? तो न्यूनतम मुद्रा दर होती है, यानी ऐसी दर जिसपे मतलब सबसे कम जो लोन की रेट होती है ना, वो दिया जाता है ऐसे ग्राहकों को जिनसे आपको मतलब उम्मीद होती है कि इनसे आपको मिल जाएगा। मतलब विश्वास वाले जो ग्राहक होते हैं उनसे, उनको आप, उनको इसी लोन मतलब दर पे दिया जाता है, न्यूनतम मुद्रा दर पे लोन दिया जाता है। इसको प्राइम लोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंक ग्रामीण, शिक्षित, बेरोजगार, ग्रामीण, बेरोजगार और शिक्षित यानी तीनों में प्रदर्शित करता है? ना आपको देखना है कि तीनों आकृतियों में कौन सा इसमें शामिल है। जो त्रिभुज के अंतर्गत भी आना चाहिए, वृत्त के अंतर्गत भी, और आपका वर्ग के अंतर्गत भी आना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या है इसमें? तीनों में कॉमन है आपका 5। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम चुनिए, इसमें भिन्न कौन सा है? एडीएच, आरयूएक्स, एमपीटी और केएनआर। देखिए इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? देखिए ए में जब 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? डी, और डी में जब 4 जोड़ेंगे तो एच। यहाँ 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है। यहाँ पे देखिए 3 का है, फिर 4 का है। यहाँ देखिए 3 का है, फिर 4 का। यहाँ पे कितने का? 3 का और फिर 3 का। तो इसमें भिन्न कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि इनमें अंतर देखना था पहले, और डी, ए और डी के बीच में 3 का अंतर है, डी और एच के बीच में 4 का अंतर है। ऐसे यहाँ पे 3 का है, फिर 4 का, यहाँ 3 का 4 का, लेकिन यहाँ पे कितने का? 3 3 का है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में 4 काली व 6 सफेद गेंद है। 4 काली हैं और 6 सफेद हैं। उनमें से एक गेंद उठाई जाती है, फिर वापस रख दी जाती है। ठीक है, दोबारा एक गेंद उठाई जाती है, तब दोनों गेंदों के अलग अलग रंग होने की प्रायिकता बताइए। देखिए यदि पहली बार जो गेंद उठाई गई, यदि वो काली होती, तो काली कितनी गेंद है? 4 है, और टोटल गेंद कितनी है? 4 और 6 10। तो काली गेंद की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? काली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 4/10। ये दूसरी जो गेंद उठाई जाती है वो कितनी होगी? सफेद होती,
तो उसकी प्रायिकता क्या होगी आपकी 6/, टोटल कहना कितनी है 6×4 = 10। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग रंग होने की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों गुणा कर दीजिए, बस यही आपकी प्रायिकता होगी। सॉल्व करिए इसको, तो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 5 बार, 6/25। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग रंग के होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 6/25। पहले मैंने काले वाली निकाल दी, फिर आपकी सफेद वाले की निकाल दी, दोनों गुणा कर देंगे, दोनों के अलग अलग रंग की प्रायिकता निकल के आ जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस घटना से, इटली क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी शुद्ध क्रांति या फिर प्रथम विश्व युद्ध से। देखिए बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है, तो ये आपकी अमेरिकी क्रांति से है, अमेरिकी शुद्धता की क्रांति से। और ये क्या था, ये आपकी घटना थी, चाय से संबंधित घटना थी आपकी, जो कि कनाडा के बंदरगाह पर हुई थी। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी और अमेरिकी क्रांति से संबंधित थी। ठीक है, बात करें अमेरिकी क्रांति कब हुई थी, तो 1776 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अलग अलग अक्षर मतलब कुछ अक्षर लुप्त हैं जिन्हें उसी क्रम में श्रेणी के नीचे किसी एक विकल्प के रूप में दिया गया है। सही विकल्प चुनिए, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। इस तरह सीरीज को कैसे पूरा करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें कितने लेटर दे रखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 लेटर दे रखे हैं। तो 22 का क्या बनता है कि अंत की 2 जो है उनको अलग कर दीजिए, बाकी जो बचे आपके इनको या तो आप 5-5 के टुकड़े कर लीजिए या फिर आप 4-4 के टुकड़े कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर लीजिए। तो ज़्यादातर क्या करते हैं 5-5 से करते हैं, 5 यहाँ पे हो गए और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 5, 1 सेकंड, ये कितना हुआ 1 2 3 4, 4-4 के कर लेते हैं ना, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बी है। अब इसमें कौन सी सीरीज बनेगी, तो आप सीरीज देखिए कैसे बनाते हैं इसमें। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है, ए से, और यहाँ पे शुरुआत ए से हो रही है, यहाँ पे भी शुरुआत ए से हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका ए आएगा। ए के बाद में क्या है बी है और फिर सी है, यहाँ बी लगा दीजिए और यहाँ पे सी लगा दीजिए, यहाँ पे ए और यहाँ पे भी ए। तो आपकी सीरीज क्या बन गई, ए बी सी ए, ए बी सी ए, ए बी सी ए और ए बी सी ए, ए बी सी ए। ठीक है, कुल मिला के आपका क्या बनेगा, बी बनेगा, पहले आएगा बी, फिर ए, फिर आपका सी, फिर आपका ए, फिर आपका ए, यानी बी ए सी डबल ए। बी ए सी डबल ए कहाँ पर है आपका, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ठीक है, रिक्त स्थान तो आपके 5 ही खाली हैं, ये 6 क्यों दे रहा है, यहाँ पे 6 पे गलत दे रखे हैं ना। 1 2 3 4 5, 5 ही जगह खाली है, तो 5 नंबर आने चाहिए। इसमें कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, जबकि आपका मैच भी यही कर रहा है। फिर इसमें से एक को क्या कर दिए, घटा दीजिए, बी ए सी डबल ए, बी ए सी डबल ए, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। ठीक है, इसमें एक ए जो है वो आपका एक्स्ट्रा दे रखा है, तो इसको आप हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए आप, एक महिला की ओर इंगित करते हुए पुरुष कहता है कि उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है, तो उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है। महिला की ओर इंगित करते हुए पुरुष क्या कहता है कि उसकी माता की माता, मान लीजिए महिला है, उसकी माता ये हो जाएगी कि माता ये हो जाएगी, इसकी माता की माता कौन है, मेरे पिता, यानी पुरुष की, उसके पिता की कौन है, माता है, उसके पिता की माता है, यही बोला गया क्वेश्चन में। महिला को इंगित करते हुए पुरुष कहता है कि उसकी माता की माता मेरे पिता की माता है। ठीक है, अब देखिए पूछा पुरुष, ये पुरुष जो है उस महिला को कौन लगेगा, तो देखिए इसके पिता की माता यानी इसकी दादी होगी। अब ये दादी की लड़की होगी, दादी की लड़की कौन होगी, बुआ, मतलब दादी की लड़की कौन होगी, बुआ, यानी इनकी क्या होगी, बहन होगी, यानी इसके पिता की बहन, और पिता के बहन बुआ होगी, बुआ की लड़की, ये कौन होगी, ये बुआ की लड़की होगी। और ये लड़की के हिसाब से देखें तो देखिए ये लड़का कौन होगा, तो इसकी माँ, माँ का भाई कौन होता है, मामा, और मामा का लड़का ममेरा भाई,
यानी ये पुरुष कौन होगा, तो इसका ममेरा भाई होगा। कौन होगा, ममेरा भाई। यानी पुरुष, इस स्त्री का कौन लगेगा, ममेरा भाई लगेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन हीलियम एवं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एवं हीलियम, या फिर ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। तो जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन का, उसमें कौन सी गैस शामिल होती है, उसमें होती है आपकी हीलियम गैस। हीलियम क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, और ये ब्लड के साथ यानी रक्त के साथ भी क्रिया नहीं करती है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीजन गैस मिलाई जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, समीकरण x बराबर 4 y बराबर 3 और 3x प्लस 4y बराबर 12 के ग्राफ से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि ये जो होता है ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, और ये आपका क्या होता है, केंद्र होता है। तो ये इसका जो अक्षांश होते हैं, मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। एक्स बराबर 4 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ इसके जो अक्षांश हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4, 0। और एक्स वाई बराबर 3 का मतलब क्या है कि वाई की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसके जो अक्षांश होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे आपके 0, 3। ठीक है, इसको इससे मिला दिया, अब आपका ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो ये दूरी आपका आधा कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है। तो बस क्षेत्रफल निकाल देंगे, समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार यानी कि 4 गुणा लंब यानी कि 3। तो कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार, 2 तिया 6, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 6 इकाई होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो चंपारण शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये चंपारण सत्याग्रह क्या था, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। ठीक है, और इस सत्याग्रह के लिए गांधी जी को बिहार कौन लेके गए थे, तो उनका नाम भी नोट कर लीजिए, उनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये भी काफी पूछा जाता है कि गांधी जी को बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन लेके गए थे, तो वो लेके गए थे राजकुमार शुक्ल लेके गए थे। ठीक है, बात करें अशोक आंदोलन की, तो ये कब हुआ था, ये 1920 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये आपका 1942 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पहले एक कथन है, उसके बाद 2 तर्क दे रखे हैं, यानी कथन और तर्क दे रखे हैं आपको बताना कौन सा तर्क इसमें प्रबल है। कथन दे रखा है, विद्यालय जाने वाले बच्चों को टीवी देखने से रोकना चाहिए, टीवी देखने से रोकना चाहिए। तर्क कह रहा है हाँ यह उनके समय की बर्बादी है। दूसरा कह रहा है नहीं, यह बच्चों के सामान्य ज्ञान को उन्नत करने का एक ही रास्ता है। देखिए, पहला तर्क क्यों प्रबल नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो समय की बर्बादी हो। टीवी पर कुछ अच्छे प्रोग्राम भी आते हैं जो शिक्षा प्रदान करते हैं, तो ये समय की बर्बादी नहीं हो सकता। तो पहला तर्क तो आपका गलत है। दूसरा तर्क क्यों गलत है, दूसरा तर्क इसलिए गलत है क्योंकि बोला कि आप ये एक ही रास्ता है, यानी कि सामान्य ज्ञान का ये एक ही रास्ता है। तो टीवी एकमात्र रास्ता नहीं है, और भी कई तरीके होते हैं सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी आपको वो बतानी है। 4, 10, 22, 46, 94, क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आएगी संख्या। तो देखिए, 4 से 10 कैसे बनाए, तो 4 गुणा 2 प्लस के 2, यानी इसका डबल कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए। 10 से 22 कैसे बनेगा, गुणा 2 करिए प्लस के 2 कर दीजिए। इससे ये गुणा 2 प्लस के 2, इससे ये गुणा 2 प्लस के 2, तो इससे 2 कैसे बनेगा, गुणा 2 कर दीजिए प्लस के 2 कर दीजिए। 94 दूनी कितना होता है, 188, प्लस के 2 कितना होता है, 190। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आएगा, 190। नेक्स्ट देखिए, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, इन किस हिमालय के नाम से जाना जाता है।
तो इसको आप थोड़ा समझिए, फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए आपको पता है कि आपका छोटा सा बनाते हैं भारत का नक्शा। ठीक है, ये अपना भारत बन गया। ठीक है, अब इस भारत को, जैसे आपको पता है सबसे पहले ऊपर जो होता है वो ट्रांस हिमालय है, फिर आपका ग्रेट हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय, इस तरीके हिमालय है। ये तो आपका हो गया मतलब क्षैतिज विभाजन। और लंबा विभाजन इसका कैसे होगा, तो यहाँ पे नदियां निकलती है कुछ, जैसे सबसे पहले निकलती है आपकी सिंधु, फिर आपके यहाँ से निकलती है आपकी साधा नेवा, फिर निकलती है आपके यहाँ पे तिस्ता, और यहाँ निकलती है आपकी दियांग। ठीक है, तो सिंधु नदी से लेके और आपका ये साधा नंबर, ये कौन सी थी, सिंधु थी। ये मैंने डायग्राम आपको पिछले प्रैक्टिस सेटों में समझा रखा है। ठीक है, तो आपने देखा हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कौन सी है आपकी काली या फिर शारदा नदी। ये कौन सी है आपकी तिस्ता है जो कि सिक्किम से निकलती है, और यहाँ पे कौन सी है दियांग रिवर है। तो सिंधु से शारदा तक का जो क्षेत्र है हिमालय का, ये हिमालय कौन सा कहलाता है, ये आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, सिंधु और सतलज, यहाँ पे एक नदी और निकलती है सतलज, है ना। सिंधु और सतलज, थोड़ा छूट गया था। सिंधु और सतलज के जो बीच का हिमालय उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और शारदा नदी के बीच का जो हिमालय उसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, और जो शारदा है और जो तिस्ता नदी इसके बीच का जो हिमालय है वो आपका नेपाल वाले भाग में है, उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता और आपका दियांग जो रिवर है, ये आपका यहाँ पे कौन सा क्षेत्र पड़ता है, असम पड़ता है, तो इसको बोलते हैं असम हिमालय। ठीक है, ये नदियों के द्वारा इसका बंटवारा हुआ है। तो आपसे ये तो पूछा था तिस्ता और दियांग के बीच का हिमालय कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय की बात करें, नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, एक तो शारदा नदी है और एक आपकी है तिस्ता नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्स के किस मान के लिए ए ओ बी एक सरल रेखा हो जाएगी, यानी ये आपकी पूरी सरल रेखा हो जाएगी। सरल रेखा का मतलब क्या है, कि जो कोण बनता है सरल रेखा पर वो कितने अंश का बनता है, वो बनता है 180 अंश का। यानी इन सभी कोणों का जो मान हो जाएगा वो कितने अंश हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 180 अंश कैसे निकालेंगे, तो इन सबका जोड़ 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो इन सबका जोड़ कितना होगा, 2x प्लस 30 और 2x माइनस के 50, कितना हो जाएगा आपका ये, तो 2x प्लस के 30 प्लस के 2x माइनस के 50 बराबर होना चाहिए 180 अंश के। 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x, और 30 में से 30 और ये माइनस के 50 से माइनस के 20 बचेगा, तो माइनस के 20 इधर जाएगा तो प्लस के 20 हो जाएगा, 180 प्लस के 20 यानी कि 200। तो 4x की वैल्यू 200 डिग्री है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 बट्टे में 4 यानी कि 50 डिग्री। x का मान पूछा था आपका, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, नमी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 15 जून 2024 को नई दिल्ली में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया था। किसने किया था, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था, वैश्विक सौर दिवस, नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन, वैश्विक पवन दिवस, ऊर्जा दक्षता सम्मेलन। तो अभी 15 जून को कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है, वो क्या है आपका वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, किसने शुरू किया था, तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री जो है उन्होंने शुरू किया है। ठीक, राज्य मंत्री कौन है वर्तमान में, तो श्रीपद येसो नाइक। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर कि पवन ऊर्जा के मामले में, पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। दूसरा, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी परंपरागत स्रोत है या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप सही बताएंगे या फिर आप गलत बताएंगे तो मैं आपको गलत बताएंगे तो सही कर देंगे, सही बताएंगे तो आपको अच्छा है, आपकी तैयारी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये आपका शब्द दे रखा है, इनमें से आपको कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए इसमें गौर से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। देखिए यहाँ पे आपको एल, आपको 2 एल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें जबकि एल कितने हैं, एक ही है, तो ये आपका शब्द नहीं बन सकता है।
ज़्यादातर जो इस तरह के क्वेश्चन होता है उसमें डबल वाला ही दे रखा होता है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन सा डबल आ रहा है, डबल वाला ही ज़्यादातर नहीं बनता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उसकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा था? मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का। बदायूनी, विंसेंट स्मिथ, बर्नी या फिर डब्ल्यू हैग। ऑप्शन है बदायूनी, विंसेंट, बर्नी या फिर डब्ल्यू हैग। तो इसका दीन इलाही को अकबर की मूर्खता किसने कहा था? वो कहा था विंसेंट ने, विंसेंट स्मिथ ने। बात करें दीन इलाही की, तो दीन इलाही धर्म को शुरू करने वाला तो अकबर था। इसको अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? प्रथम व्यक्ति था, वो था आपका बीरबल, ठीक है। और बीरबल का असली नाम क्या था? महेश दास, महेश दास, ठीक है। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुई थी? 1582 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए एक कार्य का 1/3 हिस्सा 5 दिन में करता है, बी 2/5 हिस्सा 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर दोनों उस कितने दिन में कर देंगे? देखिए ए कितने दिन में कर रहा है? ए 1/3 हिस्सा कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा एक हिस्सा कितने दिन में करेगा? तो पूरा हिस्सा यानी कितने दिन में कर देगा? 3 गुणा 5 यानी कि 15 दिन में कर देगा, ठीक है। ऐसे ही देखिए बी कितने दिन में करता है? तो 2/5 हिस्सा कर रहा है 10 दिन में, तो 2 से 1 बार, 2 से कटेगा 5 बार, पूरा एक हिस्सा कितने दिन में कर देगा? 5 इंटू 5 यानी कि 25 दिन में कर देगा। तो ए 1/3 हिस्सा 5 दिन में करा था, पूरा हिस्सा कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। बी 2/5 हिस्सा करा था 10 दिन में, पूरा एक हिस्सा कितने दिन में कर देगा? 25 दिन में। अब आगे देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि ए पूरा काम कर रहा है 15 दिन में और बी पूरा काम कर रहा है 25 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे? तो हमने क्या बताया तरीका कि जो समय दे रखा होता है उनका एलसीएम लीजिए, 15 25 का एलसीएम कितना जाएगा? 75। टोटल काम कितना हो गया? 75 यूनिट, जिसको ए 15 दिन में कर रहा है और बी 25 दिन में कर रहा है। 15 दिन में 75 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 75/15 यानी कि 5 यूनिट। वही 25 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 75/25 यानी कि 3 यूनिट। यानी दोनों लोग मिलके ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 5 और 3 8 यूनिट काम कर रहे होंगे। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? एक दिन में 8 यूनिट कर रहे हैं, तो 75 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा आपका 75/8, यानी कि 8 में 72 और 2 सही सॉरी 8 में 72 कितने बचे? 3, 3/8, 9 सही 3/8 दिन। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा? वर्ण, शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य। तो आपको पता है सबसे छोटा क्या होता है? वर्ण होता है, फिर वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर शब्द वाक्यांश बनते हैं, और फिर क्या बनता है? वाक्य बनता है। पहले आएगा ए, फिर आएगा आपका सी, फिर बी और फिर डी, ACBD। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन देखिए अगला, एक कंपनी की आय में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि उसकी आय वर्ष 1999 में कितनी थी? तो 26,64,000 थी, तो 1997 में कितनी थी? देखिए मान लीजिए कि 1997 में आपकी X% थी, सॉरी X थी, तो हर साल कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, तो 1997 तक कितनी हो जाएगी? तो 1998 हो जाएगी 120/100, और फिर 1999 में हो जाएगी 120/100, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है 100 पे। तो 120/100 लिखेंगे, कुल मिला कितनी हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी 26,64,000, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, ठीक है। अब देखिए 6 से काटिए इसको, 6 से कटेगा आपका 6 चौक 24, 2 बच्चे 6 चौक 24, 2 बच्चे 6 चौक 24, 3 जीरो 3 जीरो हो जाएंगे। 6 से काटिए आपका 6 सत्ते 42, कितने बचेंगे आपके? 2, और 6 चौक 24 यानी 74,000। तो ये इधर बच्चे का आपका एक्स बटे में 5 इंटू 5 यानी कि 25 बराबर 74,000। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 74,000 इंटू 25, 25 से गुणा कर लीजिए, कितना जाएगा? 3 जीरो तो आपके हैं ही पहले से। 25 चौक 100, हाथी के 10, 25 सत्ते 175 और 10 185, ठीक है, यानी 18,50,000।
ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन कमी के कारण होता है? किस विटामिन कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऑप्शन है विटामिन डी, सी, ई और के। तो किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? तो ये बनता है आपका विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, और बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम होता है फेनोक्विनोन। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग होता है, यानी कि हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, रिकेट्स रोग का संबंध भी किससे होता है? हड्डियों से ही होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। ठीक, इनके रासायनिक नाम भी नोट कर लीजिए। जैसे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक होता है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? मुझे भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, क्या नाम होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल। ठीक है, बात करें विटामिन की और, तो विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फंक। और क्वेश्चन आपसे विटामिन से और क्या पूछे जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं और बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में होते हैं बी और सी, और बसा में होते हैं ए, डी, ई, के। ठीक है, पूछा जाता है कि जो गोल्डन चावल होता है, गोल्डन चावल, उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन चावल में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा था विटामिन से कि विटामिन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से हमें 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन क्या करते हैं? शरीर में उपापचयी क्रियाओं में मदद करते हैं, इनसे हमें कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। 8 वर्ष बाद वह अपनी माता की आयु का आधा हो जाएगा। उसकी वर्तमान उसकी माता की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, अभी कितनी है? वर्तमान आयु कितनी है? तो उसकी माता की आयु का 2/5 है, यानी कि 2/5 का मतलब क्या है कि माता की आयु कितनी है? 5 है, तो उसके आयु व्यक्ति की आयु कितनी है? तो व्यक्ति की आयु है 2। यही तो मतलब हुआ 2/5 का। तो माता की वर्तमान आयु है 5 यूनिट, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 2 यूनिट है। आपसे माता की वर्तमान आयु ही पूछी है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो 5 के मल्टीपल में ही होना चाहिए था, यानी 5 से कटना चाहिए था। तो 36 नहीं कटता, 48 भी नहीं कटता, 32 भी नहीं कटता, एक ही ऑप्शन है जो 5 से कट रहा है। यही आपका क्या है? राइट आंसर। इसका दूसरा तरीका देखिए, मतलब जिस तरीके से आप लोग करोगे वो तरीका। तो 2/5 का मतलब क्या है कि 2x मान लेते हैं व्यक्ति की आयु है, और 5x क्या है? 5x माता की आयु है। ठीक है, अब देखिए 8 वर्ष के बाद में क्या होगा? 8 वर्ष के बाद में दोनों की आयु में 8-8 वर्ष जुड़ जाएगी, यानी व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 8 वर्ष के बाद में? तो 8 वर्ष के बाद में इसकी आयु हो जाएगी 2x प्लस के 8। अब माता की आयु कितनी हो जाएगी? 5x प्लस के 8, ये माता की आयु हो जाएगी 8 वर्ष बाद, और ये व्यक्ति की आयु हो जाएगी। लेकिन आपसे बोला है कि 8 वर्ष के बाद में वह माता की आयु का आधा हो जाएगा, यानी कि उसकी जो आयु होगी व्यक्ति की वो माता की आयु की आधी हो जाएगी। माता की आयु की आधी कितनी हो जाएगी? 5x प्लस 8 बटे में 2, ये किसके बराबर होगी? व्यक्ति की आयु के बराबर, यानी कि 2x प्लस के 8 के बराबर। अब इसको सॉल्व करिए, 2 गुणा किधर होगा? इधर होगा। 5x प्लस के 8 बराबर 4x प्लस के 16, और 4x इधर आएगा तो 1x बचेगा, 8 इधर जाएगा तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। पूछा क्या है? माता की वर्तमान आयु। माता की वर्तमान आयु है कितनी? 5x है। 5x की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 गुणा 8, यानी कि 40 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो तरीका क्या है निकालने का? ये है, और शॉर्ट तरीका क्या है वो आपको मैंने आपको पहले बता दिया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये का 4% 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रण 2016 है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि की जाती है तो मिश्रण कितना हो जाएगा?
तो देखिए मिश्रण में एक में क्या होगा, 1% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि जब मूलधन आपका सेम ही है, समय भी आपका सेम है, वृद्धि किस में हो रही है, दर में वृद्धि हो रही है, तो दर में 1% की वृद्धि हो रही है। 1% का मतलब हर साल 1% की वृद्धि हो रही है, तो 4 साल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, हर साल 1% की, 4 साल में 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो आपके मिश्रण में भी कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो आपको मूलधन पर भी 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तो मूलधन पर 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो आपका मतलब आपका मिश्रण उतना ही बढ़ जाएगा। तो मूलधन कितना है, 1200, 1200 का 4% निकालिए, कितना हो जाएगा, 48 रुपये, यानी कि आपको 4 साल में 48 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगी, जितनी आपको पहले मिली थी उससे आपको 48 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी। तो आपका मूलधन भी क्या होगा, 48 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था, 2016 रुपये मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 2016 प्लस 48 यानी कि 2064 रुपये। ठीक है, 1% ब्याज की दर बढ़ने से क्या हुआ, आपको 4% यानी 4 साल में 4% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिलेगा, 48 रुपये, तो यानी कि आपका जो मिश्रण होगा वो 48 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 2064 रुपये कुल मिश्रण आपका हो जाएगा। क्वेश्चन है, सर्चिस शब्द में वर्णों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक युग्म के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, यानी आपको ऐसा देखना है कि इनमें जो ये डेटा दे रखे हैं उनके बीच में उतने ही वर्ण होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। देखिए चेक करते हैं, इसमें ए और सी, इनके बीच में बी आता है, एक लेटर आपका अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, एक लेटर आपका इस शब्द के बीच में है, तो एक तो आपका ये बन गया। ऐसे ही देखिए ए और ई, ए बी सी डी ई, यानी जितने लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं ए और ई के बीच में उतने ही यहाँ पे दे रखे हैं। दूसरा चेक करिए सी और ई, सी और ई के बीच में भी एक लेटर होता है, यहाँ पे भी एक ही लेटर है एच, है ना। तो कुल मिला कितने जोड़े बनने हैं, ऐसे ऐसे 3 जोड़े बनने हैं, एक तो ए और सी वाला, एक ए से ई तक और एक सी का ई तक, कुल मिला कितने बनने हैं, ऐसे 3 बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, एक लड़की अपने घर से प्रस्थान करती है, वह पहले उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, देखिए मैं डायग्राम बना लेते हैं पहले, हाँ तो वो यहाँ से चलती है, आपको पता है ये दिशा पूरब होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर है आपकी दक्षिण होती है। किस दिशा में निकलती है, उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर, ये उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलेगी, फिर किधर चल रही है वो, दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर, दक्षिण पश्चिम दिशा ये होती है, कितनी चल रही है, 30 मीटर चल रही है, फिर किधर चल रही है, और दक्षिण पूर्व दिशा यानी कि ये दिशा कितना चल रही है, 30 मीटर चल रही है। अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है, वह किस दिशा में जा रही है, यानी घर कहाँ पर था इसका, ये था, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, तो ये दिशा हो जाएगी आपकी, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, यानी ये दिशा हो जाएगी आपकी उत्तर पूरब। ठीक है, निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ पे प्लस बना लीजिए, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पूरब हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन अगला है, यदि m तथा n ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n बराबर 121 है, तब m-1 की पावर n+1 का मान क्या हुआ। देखिए m की पावर n बराबर 121 है, इसका मतलब क्या है, 121 को हम क्या ले सकते हैं, 11 की पावर 2 बराबर 121, ये तुलना हम इससे करेंगे m की पावर n बराबर 121 से, तो तुलना करने पर m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 11, और n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 2। ठीक है, m की वैल्यू मिल जाएगी 11 और n की वैल्यू मिल जाएगी 2। क्लियर, अब आगे देखिए, पूछा क्या है, आपसे पूछा है m-1 की पावर n+1, तो m-1 यानी कि m-1 की पावर n+2 की वैल्यू पूछी है, सॉरी n+1 की वैल्यू पूछी है आपसे। m की वैल्यू कितनी है, 11, 11 माइनस के 1 की पावर n की वैल्यू कितनी है, 2, 2 + 1 यानी कि 3, तो ये हो जाएगी 10, 11 माइनस 1 यानी 10, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000 होता है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आएगा, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक का संबंध किस दल से था, तो गर्म दल से था। ठीक है, गर्म दल में 3 व्यक्ति ज्यादा फेमस थे, लाल बाल पाल, तो उसमें से बाल जो शब्द है वो इनके लिए, बाल गंगाधर तिलक के लिए। ठीक है, और
इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर आऊँगा, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनकी कुछ पत्रिका हैं जैसे कि मराठा और केसरी। मराठा और केसरी पत्रिका किनकी है तो बाल गंगाधर तिलक की है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। पुस्तक भी इनकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। इनका एक उपनाम भी है, इनका उपनाम क्या है लोकमान्य। लोकमान्य इनका उपनाम है। इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी, वो भी नोट कर लीजिए, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं उनका भी बारे में कुछ नोट कर लीजिए। जैसे महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था तो करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। करो या मरो का नारा कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, एक तो जय हिंद का नारा दिया था, दूसरा दिया था आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए बार ग्राफ भारत में 1951 से 1991 के दौरान पुरुषों और महिलाओं की संख्या को चित्रित करता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में वर्ष 1991 के दौरान महिला आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या था। महिला आबादी कितनी परसेंट थी, तो 1951 की बात 91 की बात करें तो उसमें महिला आबादी कितनी है, महिला आबादी यानी कितनी है तो 41 है। और टोटल आबादी कितनी हो जाएगी, तो देखिए 41 तो महिला है, 44 पुरुष है, टोटल आबादी कितनी हो जाएगी, दोनों का जोड़ यानी कि 44 प्लस 81 सॉरी 44 प्लस 41 यानी कि 85। तो महिलाओं का परसेंटेज पूछा है तो महिलाओं का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 41 महिला है कितने में से, तो 44 प्लस 41 यानी कि 85 में से कितने परसेंट हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का। 5 से काटिए 17 बार, 5 से काटिए 20 बार, 20 इंटू 41 कितना होता है तो 820 बटे में 17। 820 में 17 का भाग करेंगे कितना आंसर आएगा, तो 17 चौका 68, कितने बचे 14, 17 8 136, कितने बचेंगे 4, पॉइंट लगा दिए 17 दूनी 34, 6 बचेंगे और 17 दिया 51, इनका 48.23%। ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ये तालिका आपकी दे रखी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में कक्षा 9th में छात्रों के 4 सेक्शन ABCD दिए हैं। विज्ञान और गणित की परीक्षाओं के परिणाम निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये आपके 4 सेक्शन दे रखे हैं A, B, C और D। पूछा क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे कि सेक्शन C के कितने प्रतिशत छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण हुए। विज्ञान में उत्तीर्ण हुए लेकिन गणित में उत्तीर्ण हुए, तो विज्ञान में पास होने चाहिए और गणित में फेल होने चाहिए। कितने थे, विज्ञान में उत्तीर्ण गणित में अनुत्तीर्ण। सी के पूछा है कितने छात्र हैं, ऐसे 8 हैं। कितने परसेंट छात्र पूछा है, तो टोटल संख्या भी हमें चाहिए उस क्लास की। टोटल संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए टोटल संख्या कैसे निकालेंगे वो देखिए आप। देखिए ये डेटा दे रखा है अनुत्तीर्ण वाले का, ठीक है, ये दे रखा है विज्ञान में अनुत्तीर्ण, ठीक है, और ये दे रखा है आपका गणित में अनुत्तीर्ण। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वेन डायग्राम के साथ इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये गोला मान लेते हैं किसका है, विज्ञान यानी कि साइंस का है और ये आपका मैथ का है। ठीक है, अब देखिए ये हम बनाते हैं किसका, अनुत्तीर्ण वाले का डेटा बनाते हैं। तो देखिए दोनों में कितने फेल हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, सी सेक्शन में 18, तो ये बीच में आ जाएगा। अब देखिए विज्ञान में कितने अनुत्तीर्ण हुए, विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए हैं 10, तो विज्ञान में आ जाएगा आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। और मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो गणित में फेल हुए हैं आपके 8 डेटा यहाँ पर आ जाएगा। कुल मिला के फेल कितने हुए, तो कुल मिला के जो फेल हुए हैं वो कितने हुए, 10 + 18 28 और 8 36, यानी 36 विद्यार्थी फेल हो गए। और दोनों विषय में पास कितने हुए, तो दोनों विषय में पास हुए 56। फेल होने वाले 36 है और पास यानी कि उत्तीर्ण वाले कितने हैं, तो 56 है। यानी कुल मिला के विद्यार्थी कितने हुए क्लास में, तो 36 + 56 कितना होता है 92। यानी कि 92 विद्यार्थी दोनों, मतलब 92 विद्यार्थी क्या है कुल क्लास में है। कुल क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो 92 विद्यार्थी हैं, जिनमें से पूछा क्या था कि
गणित में कितने फेल हुए हैं? तो गणित में फेल कितने हुए थे? 8। कितने परसेंट हो जाएगा? तो 8 विद्यार्थी फेल हुए हैं, कितने में से? 92 में से। कितना परसेंट हो जाएगा? गुणा कर देंगे 100 का। ठीक है, 4 से काटिए 2 बार, 4 से कटेगा आपका 23 बार। और ये कितना हो जाएगा आपका? 2 इंटू 100 यानी कि 200 बटे में 23। 23 का 200 भाग करें कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 23 निम्मा 207 होते हैं, तो यानी कि 90% से, सॉरी 9% से कुछ कम आएगा, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। ऑप्शन चेक करिए, 8 पॉइंट समथिंग किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपका पूरा अप्रोक्सीमेशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं। 9 से कम आएगी वैल्यू, क्योंकि 207 होता है, 23 का भाग करेंगे 200 में, तो 200 से 7 से तो कम ही है वैल्यू, तो 8% से कम ही वैल्यू आएगी, सॉरी 9% से कम ही वैल्यू आएगी, क्योंकि आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। एक टैप रिकॉर्डर नगद 3500 रुपये में अथवा 1000 रुपये पहले आंशिक नगद और शेष बराबर सरल किस्तों में बेचा गया है। यदि 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पाक्षिक लगाया जाता है तो किस्त की देय राशि क्या होगी? इन्हें आपसे ये कहना है कि यदि आप एक टेप रिकॉर्डर खरीद रहे हैं तो 3500 रुपये आप या तो नगद दे दीजिए, या फिर आप 1000 रुपये जमा करके 3 बराबर किस्तें बनवा लीजिए। तो हर किस्त कितने की पड़ेगी? यदि हम 3500 रुपये कुल नगद में कितने में आ रहा है? 3500 में आ रहा है। लेकिन यदि हम 1000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो हमें कितने रुपये और देने पड़ेंगे? तो 3500 रुपये में से यदि हम 1000 रुपये जमा कर देते हैं तो हमारे पास कितने रुपये देने पड़ेंगे? हमें 2500 रुपये देने पड़ेंगे। यानी जो हमें किस्त के रूप में देने पड़ेंगे वो हमें 2500 रुपये देने पड़ेंगे। तो प्रति किस्त हमारी कितने की बनेगी वो आपसे पूछा है। तो दर कितनी है? 12.5% की दर है। कितनी किस्तों में देना है? 3 किस्तों में देना है। देखिए, आपको पता है कि 12.5% का भिन्न रूप कितना होता है? 12.5% का भिन्न रूप होता है 1/8। ठीक है, यानी 8 रुपये पे 1 रुपये आपको ब्याज देना मिलेगा। तो देखिए 1/8, 1/8 का मतलब क्या? 8 रुपये पे आपको 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 9 रुपये आपका मिश्रण हो जाएगा। अब अगले साल क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज में जब किस्तों का मामला होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? दूसरे साल के लिए इसका वर्ग करना पड़ता है। 8 का वर्ग करिए 64, इसका वर्ग करिए 9 का वर्ग 81। तीसरे साल के लिए इसका क्यूब करना पड़ेगा। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। इधर क्या आता है? किस्तें आती हैं। अब चूंकि किस्त क्या होगी? तीनों साल के लिए हर समान होगी, तो इनको हम समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे? तो 729 बना सकते हैं हम इसको। कैसे बनाएंगे? यदि इस वाले में हम 81 से गुणा करते हैं, इस वाले में यदि हम 9 से गुणा करते हैं तो ये तीनों किस्तें समान हो जाएंगी। ये भी 729 हो जाएगी, ये भी 729, ये भी 729। इधर कितना आएगा? जब हम 81 गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा इधर? 8 एकम 8 और 8 64। 64 में जब हम 9 का गुणा करेंगे कितना आएगा? देखिए 9 चौक 36 और 9 चिंग 54 और 3 57। ये तो आपका 512 है ही इधर। इन सबको जोड़िए तो देखिए इसको जोड़ने कितना आएगा? ये 8 और 6 14 2 16 हासिल का 1 और 1 और 4 5 और 7 12 और 1 13। अच्छा 8 और 6 14 और 16, 16 के 6 आएगा। ठीक है, हासिल का 1 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 7 12 और 1 13, हासिल का 1 और 1 और 6 7, 7 और 5 12 और 5 17। इधर क्या है? इधर आपका 729 जो किस्त है वो यही रहेगी, किस्त तो समान ही रहेगी। अब देखिए 1736 आपका क्या है? मूलधन बन रहा था, लेकिन कितना बनना है यहाँ पे? 2500 रुपये बनना था। तो 1736 की वैल्यू कितनी है? 1736 की वैल्यू है आपकी 2500। लेकिन आपसे पूछा क्या? 729 यानी किस्त की वैल्यू पूछी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से? 2500 बटे में 1736, तो 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2500 बटे में 1736 गुणा 729। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पे क्या है? कैलकुलेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी कैलकुलेटिव वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, देखिए ना तो आप इसमें इकाई अंक वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, नहीं आप इसमें डिजिट सम लगा सकते हैं, नहीं अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन दे रखे हैं आपके इस तरीके के दे रखे हैं ना, तो आप इसमें कुछ भी निकाल लगा पाएंगे। फिलहाल आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो मैं जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 1049.83। ठीक है, कुल मिला के आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा। काट पीट करिए, 4 से कट जाएगा ये, फिर 4 से ये कट जाएगा, कुल मिला के आपको काट पीट ही करनी पड़ेगी, अंत में आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है,
तो काट-पीट आपको खुद ही करनी है, करने के लिए मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन समय खराब होगा। लेकिन एग्ज़ाम में आपको करना ही पड़ेगा। कितना आंसर आएगा? 1049.83, क्योंकि इसमें ना तो आप अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग में आंसर आएंगे, तो लगभग में आपके ऑप्शन दे रखे हैं, और डिजिट सम भी नहीं लग पा रहा, और ना ही आपका इकाई अंक वाला फॉर्मूला इसमें लग पा रहा है। तो फिलहाल आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 6 घंटे में यात्रा पूरी करता है। 5 घंटे पूरे करने के लिए चाल कितनी होगी? तो देखिए, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 45, समय कितना लग रहा है? 6 घंटे। यानी कुल मिला के दूरी चलना हो 45 गुणा 6, यानी 45 गुणा 6 कितना होता है? 270, ठीक है। 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है। अब कह रहा है कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करें, और चाल कितनी होगी? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी? 270, और चाल कितनी है? चाल आपसे पूछिए, समय कितना है? 5 घंटे। 270 में 5 का भाग करें कितना होता है? तो ये आपका कटेगा 25 25 और 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की एक लोक संगीत शैली है? कहाँ की बात हो रही है? आंध्र प्रदेश की। भाकम, कलापम, तमाशा, तेरुकुथु मंच। तो आंध्र प्रदेश की कौन सी? भाकम, सॉरी भाम कलापम। कहाँ की? आपकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का आपसे लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य भी पूछा जाता है, कौन सा? आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? वो आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट देखिए। 5 व्यक्तियों ए बी सी डी तथा ई का कोई भी एक समूह है जिसमें ए बी से नाटा है, यानी ए किससे छोटा है? तो ए बी से छोटा है, और परंतु ई से लंबा है, यानी ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है, सी कहाँ है? सबसे लंबा है। डी बी से नाटा है, परंतु ए से लंबा है। डी जो है वो बी से तो नाटा है, ए से लंबा है, तो डी कहाँ जाएगा इसके बीच में? चलिए, पूछा क्या? उपरोक्त सूचना के अनुसार आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें सबसे नाटा कौन सा है? सबसे नीचे कौन सा है? सबसे नीचे ई। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ई वाला सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 है, तथा 4 की पावर 200 है, संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो मैंने आपको कल भी पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया था कि इस तरह की संख्याओं को सॉल्व करते हैं। तो जो इनकी घातें दे रखी होती हैं, जो इनकी घातें दे रखी होती हैं, उन घातों का आप मासापा निकालिए। पहले तो क्या निकालिए? आप मासापा निकालिए। उन मासापा से इसमें भाग करिए। तो 250, 150, 100 और 200, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा आपका 50। कितना निकल के आएगा? 50 इसका एचसीएफ निकल के आएगा, ठीक है। 50 इसका एचसीएफ निकल के आएगा। अब 50 का जब हम इसमें भाग करेंगे 250 में, कितना बचेगा? 2 की पावर 5 बचेगा। इधर 3 की पावर 3 बचेगा। इधर बचेगा आपका 5 की पावर 2, इधर बचेगा आपका 4 की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। 5 की पावर 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 5 की पावर 2 कितना होता है? 25, और 4 की पावर 4 कितना होता है? ये होता है आपका 256। 256, ठीक है। पूछा क्या? सबसे छोटी संख्या। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 25 वाले। 25 का मतलब 5 की पावर 100 वाले। सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 की पावर 100। सबसे बड़ी पूछता तो सबसे बड़ी कौन सी इसमें? 256, यानी कि 4 की पावर 200, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 5 की पावर 100। नेक्स्ट देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है आपका ये 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? हाथी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, या फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, पीसी जोशी, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो यही थे आपके जिनको इंटरनेशनल कम्युनिस्ट का नेता चुना गया था, ठीक है। एम एन रॉय बोल दीजिए, या फिर मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, बसप्पा कोई व्यक्ति है जो गायों और मुर्गियों की निश्चित संख्या के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है।
अगर सिरों की संख्या कितनी है 12, पैरों की संख्या कितनी है 40 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जो सिर पैर वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, छोटी सी वीडियो है, उसमें डिटेल से समझाया हुआ है आपको। यदि आपने नहीं देखी तो उसमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे समझा भी देता हूँ। तो देखिए आप एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए, चाहे तो फॉर्मूला नोट कर लीजिए या फिर आप डायरेक्ट याद ही रख लीजिए। तो फॉर्मूला मान लीजिए उसको, यहाँ पे डायरेक्ट तरीका मान लीजिए। तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या, 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो पैरों की संख्या बटे में 2 माइनस के सिर की संख्या, सिर की संख्या। ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? ये फॉर्मूला है 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालने का। मान लीजिए 2 पैर वाला संख्या निकालना है, 2 पैर वाले जानवर की संख्या, तो वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने का तरीका क्या है? तो 4 पैर वाले जानवर की संख्या, तो सिरों की संख्या, सिरों की संख्या माइनस की 4 पैर वाले जानवर की संख्या, ठीक है। 4 पैर वाले जानवर की संख्या, इसको घटा दीजिए। यानी देखिए अब दोबारा समझिए इसको। यदि 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है तो पैरों की संख्या का आधा कर दीजिए और उसमें सिर की संख्या हटा दीजिए, तो आपको 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल आएगी। यदि मान लीजिए 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी है तो जो 4 पैर वाले संख्या की, जो 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आएगी उसको आप सिरों की संख्या में से घटा दीजिए, ठीक है। 2 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आ जाएगी। अब अपना क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या। मुर्गियां मतलब मुर्गी कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो 2 पैर वाले जानवर की संख्या चाहिए, तो सिरों की संख्या में से हमें 4 पैर वाले जानवर की संख्या घटानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको तरीका बताया था 4 पैर वाले के लिए। जो टोटल सिर हैं, सॉरी जो टोटल पैर हैं यानी 40, उसका आधा कर दीजिए, उसमें से सिरों की संख्या को घटा दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये? तो 2 से 40 कटेगा 20 बार, 20 माइनस के 12 है यानी कि 8, यानी कि 4 पैर वाले जानवर की संख्या कितनी आ गई? तो 8 आ गई। ठीक है, हमसे पूछा क्या? 2 पैर वाले जानवर यानी कि मुर्गी की संख्या पूछिए, तो मुर्गी कितनी हो जाएगी? मुर्गी की संख्या हो जाएगी सिरों की संख्या यानी कि 12 माइनस के 8, यानी कितना आ जाएगा? 4। तो सिरों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सॉरी सिरों की नहीं, मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? बिना पेन की कलम, बिना पेन और पेपर की सहायता से। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया कि 4 पैर वाले जानवर यानी कि पहले गाय की संख्या निकालनी पड़ेगी आपको। गाय की संख्या कैसे निकालेंगे? जो सिर की संख्या उसका आधा कर दीजिए, सिर की संख्या यानी 40 का आधा 20, 20 में सिर घटा दीजिए 12 है, कितना जाएगा? 8। 8 संख्या निकल के आएगी गाय की। मुर्गी की संख्या निकालनी है तो मुर्गी को सिरों में से घटा दीजिए, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में गर्म झरने की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। तो गर्म झरना का पानी जो होता है वो गर्म होता है। तो गर्म क्यों होता है? वो गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो धरती के अंदर की ऊष्मा है उसकी वजह से वो गर्म होता है, यानी जो भूतापीय ऊर्जा है उसकी वजह से वो गर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि जो मणिकरण झरना है वो कहाँ पर है, किस राज्य में? वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है? कहाँ की बात हो रही है? गुजरात की। लेपचा, संथाल, पटेलिया या फिर जैंतिया। देखिए बात करें लेपचा की, तो लेपचा पाई जाती है आपकी सिक्किम में, संथाल आपकी झारखंड में पाई जाती है और जयंतिया आपकी मेघालय में। बच्ची कौन सी? पटेलिया। पटेलिया पाई जाती है आपकी गुजरात में, ठीक है। पटेलिया है, टोडिया भी है, भील भी पाई जाती है आपकी वहीं पे, बंजारा भी वहीं पे है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पटेलिया। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जून 2024 में शुरू होने वाले यूरो कप, यूरो कप का संबंध किससे होता है? फुटबॉल से, ठीक है। तो यूरो कप 2024 का में कौन सा देश पदार्पण कर रहा है? पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है या फिर जॉर्जिया है। देखिए इस नया देश में कौन सा शामिल हो रहा है? वो है आपका जॉर्जिया। बात करें यूरो कप की, तो यूरो कप कहाँ खेला जा रहा है, कहाँ खेला गया था? क्योंकि अब तो आपका दिसंबर चल रहा है, ये तो आपका हो चुका है। और यूरो कप कहाँ खेला गया था? ये आपका जर्मनी में खेला गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया, ठीक है। जॉर्जिया इसमें नया देश शामिल हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
आगे चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है, उसकी गति क्या बताइए आप किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 मिनट 30 सेकंड का मतलब कितने सेकंड होता है? 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2 मिनट में हो जाएंगे 120 सेकंड और 30 सेकंड और यानी 150 सेकंड। तो समय दे रखा है t बराबर 150 सेकंड, दूरी दे रखी है 750 मीटर। चाल निकालनी है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, यही होता है फॉर्मूला। दूरी कितनी दे रखी है? तो दूरी दे रखी है 750 मीटर, समय दे रखा है 150। ये आपकी मीटर में, ये सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल के आएगी, लेकिन चाहिए किसमें हमें? किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हमें 18/5 से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 150 से कटेगा ये 5 बार, 5 से वाला 5 खत्म, कितना बचा? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, देखिए हरि के पास कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं, उनकी सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 40 है, उसके पास कितनी गाय है? तो देखिए ये क्वेश्चन में अभी आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 57 था। उसमें आपको डिटेल से मैंने आपको बताई दिया कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। उम्मीद है जो क्वेश्चन नंबर 57 था वो आपको समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई कितने पे है? उसकी चाल की दिशा में 120 डिग्री कोण बना रही है, तो घड़ी में समय कितना होगा? देखिए आपको पता है कि जो जैसे आपका यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 12 आएगा, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 6 हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे में जो घंटे वाली सुई होती है वो कितनी डिग्री का कोण बनाती है? तो 30 डिग्री चलती है। 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री चलती है, तो 120 डिग्री चलने के लिए घंटे वाली सुई को कितना कितना समय लगा होगा? तो 120 में हम 30 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 4 घंटे, यानी कि 4 घंटे उसे चलना पड़ा होगा। तो यदि मिनट वाली सुई 12 पे है तो घंटे वाली सुई किसके ऊपर होगी? तो 4 के ऊपर होगी, तभी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है? 30 डिग्री चलती है। तो 30, ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे 90 और फिर आपका 120। इस तरीके से 4 घंटे उसको लग जाएंगे। ठीक है, यानी कितना समय दिखा रही है वो घड़ी में? तो 4 बजे का समय दिखा रही है। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में दिए गए गणितीय चिन्हों को चिन्ह स्टार के स्थान पर रखने पर गणितीय व्यंजक संतुष्ट होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है? इनको रख रख के चेक करना पड़ता है। शॉर्ट तरीका तो कुछ होता नहीं है इसका, फिर भी आप थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं इसमें कि डिवाइड वाली चीज़ को अप्लाई करके। देखिए स्टार पर डिवाइड आएगा, यानी कि 13 बटे में 3 आएगा। 13 बटे 3 क्या होता है? पॉइंट में संख्या आएगी, जबकि हमें चाहिए किसमें? पूर्णांक में चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। इसको चेक करिए। तो देखिए इसको हम रखेंगे, तो देखिए 13 पहले स्टार ये कितना आएगा? माइनस, फिर 3, फिर दूसरे स्टार ये पे आएगा गुणा, फिर 4, फिर तीसरे स्टार ये पे आएगा प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप भाग को सॉल्व करते हैं, जबकि इसमें भाग तो है ही नहीं, फिर नंबर आएगा गुणा का, तो 4 3 12, यानी 13 माइनस के 12 हो जाएगा, प्लस के 3, और गुणा का नंबर आता है प्लस का, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का है। 13 और 3 कितना होगा? 16। 16 माइनस के 12, 16 माइनस के 12 कितना होता है? 4। हमें चाहिए भी कितना चाहिए था? 4 ही चाहिए था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी की आयु क्रम से 8 वर्ष 10 माह 15 वर्ष 6 माह और 12 वर्ष 5 माह है, तो उनकी औसत आयु बताइए। औसत आयु कैसे निकालें? तीनों को जोड़ के 3 का भाग कर दीजिए। तो कुल जोड़ बताइए पहले, तो कुल जोड़ कितना है? 8 वर्ष 10 माह और फिर ये कितना है? 15 वर्ष 6 माह और 12 वर्ष 5 माह। इन सबको जोड़िए, तो 8 और 15 23, 23 और 12 35। महीने कितने हो जाएंगे? 10 और 6 16 और 5 21। ठीक है, 21 महीने में से 12 महीने हम किसको दे देंगे? क्योंकि आपको पता है एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। 21 महीने में से 12 महीने हम दे देंगे इधर, तो एक वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष और 9 माह के बराबर। ठीक है, क्योंकि 21 महीने में से हमने 9 महीने किसको दे दिए, सॉरी 12 महीने किसको दे दिए? एक साल को बनाने में, तो एक ये आपका 35 के बजाय कितना हो जाएगा? 36 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा? 9 माह बच जाएगा। हमें चाहिए क्या? औसत चाहिए। औसत का मतलब कितनी है? 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से भाग करना पड़ेगा, तो 36 वर्ष 9 माह में हम 3 से भाग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो
36 का एक तिहाई कितना जाएगा 12 वर्ष, और 9 माह का एक तिहाई कितना जाएगा 3 माह, यानी जो औसत निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 12 वर्ष 3 माह। ठीक है। निम्न में से किस यंत्र की सहायता से पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाया जाता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के कौन से यंत्र प्रयोग करते हैं? तो देखिए ग्रेविमीटर, हाइड्रोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर बैरोमीटर। बैरोमीटर तो आपको बताइए दाब मापने काम आता है, वायुमंडलीय दाब मापने काम आता है बैरोमीटर। क्रोनोमीटर किस काम आता है? तो जलयान में समय मापने काम आता है क्रोनोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापने काम आता है हाइड्रोमीटर। बचा कौन सा? ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर का काम होता है कि पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में कौन संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है? इन राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वैसे होता किसका है? तो राज्य का ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी के टाइम पे या फिर जब राज्यसभा चाहे तब राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। ठीक है। कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है? तो अनुच्छेद नंबर 249 में ऐसा प्रावधान है, जिसमें कि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के लिए संसद को आमंत्रित कर सकती है। ठीक है। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का उल्लेख है आपका अनुच्छेद नंबर 80 में। और संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो संसद का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर आपका 79 में। लोकसभा का भी लिख लीजिए, तो लोकसभा का उल्लेख किसमें है? लोकसभा का उल्लेख है आपका अनुच्छेद नंबर 81 में। ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी? यानी इसमें से ऐसी कौन सी आकृति जो इसमें फिट बन जाएगी, प्रश्न आकृति पूरा बन जाएगी? देखिए, देखिए इतना चौड़ा पोर्शन तो आपका यहाँ पर लगेगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। और देखिए ये वाला भी नहीं होगा। दूसरा, ये जो आपका पतला है, ये जो आपकी पतली आकृति निकली हुई है, और यहाँ पे आपको कितना मोटा दे रखी है, तो ये भी आपकी मोटी दे रखी है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका जो है जिसमें मैच कर रहा है, इस आकृति का इससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 जो मैच भी हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी उच्च स्तरीय भाषा में सीखे गए पूरे प्रोग्राम की एक लाइन का अनुवाद कंप्यूटर की मशीनी भाषा में किया जाता है? यानी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चयन करने वाली भाषा कौन सी है? ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर असेंबलर? तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चयन करने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है आपकी कंपाइलर। कंपाइलर भाषा आपकी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चयन करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, दी गई फील्ड बुक में नापे मीटर में है, इसका फील्ड का कुल क्षेत्र बताइए। यानी ये आपको नापे दे रखी है, इसका कुल क्षेत्र बताना है। देखिए इसमें आपको ये आपका त्रिभुज दिखाई दे रहा है, और ये आपको दिखाई दे रहा है समलंब चतुर्भुज। ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है, ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है, और ये आपका त्रिभुज। इसमें आपको दो ही फॉर्मूले लगाने हैं। एक त्रिभुज वाला त्रिभुज भी आपका कैसा है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी इंटू हाइट, यही होता है। बस ये दो फॉर्मूला इसमें लगाने हैं, इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। देखिए इसको शुरू करते हैं, पहले यहाँ से ऐसे चलते हैं, फिर आपको ऐसे लौट के आ जाएंगे। ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो कुल क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 बेस यानी आधार कितना है इसका? तो इसका आधार है आपका 25 इंटू लंब कितना है इसका? 30 प्लस इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन सी है? ये और ये समांतर भुजा है। तो 12 प्लस 30 इंटू हाइट कितनी है इसकी? तो हाइट है इसकी 30 प्लस, और इस वाले क्षेत्रफल पाते हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं कौन सी? 15 और 17, 15 प्लस 17 इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि 15 प्लस इसका निकालिए ऐसे ही, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग यानी कि 17 प्लस 17 इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि 10 प्लस ये वाला त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में 1/2 आधार कितना है इसका? तो 20
इंटू लंब कितना है तो 70 है, यानी ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 से काटिए आपका 15 बार, 15 इंटू 75 कितना होता है, 15 इंटू 25 कितना होता है 375, प्लस 2 से काटिए आप 15 बार, ये कितना है 12 प्लस 30 42, 42 इंटू 15 है। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 17 32, 32 में 2 से भाग देंगे तो 16, 16 गुणा 15 प्लस इसको सॉल्व करिए। 2 से कटेगा आपका 5 बार, 70 प्लस 17 34, 34 गुणा 5 प्लस 2 से काटिए 10 बार, 10 गुणा 17 कितना होगा 170। इसको आगे सॉल्व करिए तो ये आपका 375 हो गया, प्लस 42 गुणा 15 कितना होगा तो 15 दूनी 30, 15 चौका 60 और 3 63, 16 गुणा 15 कितना होगा 240, प्लस 34 गुणा 5 कितना होता है तो 34 गुणा 5 होगा आपका 170, 520 और 5 15 70, ठीक है 170 आपका ये भी दे रखा है। इन सबको जोड़िए, तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा तो 0 0 0 0 और 5, 5 का 5 हो जाएगा, 7 7 14, 14 7 21, 21 और 3 24, 24 और 7 31, 31 का एक हासिल के 3, 3 और 3 6 और 6 12 और 2 14, 14 1 15 1 16, कितना है 1615, क्या ऑप्शन में है 1615 है, 1675 है और 1625 है। एक बार और चेक करते हैं क्या गलती हो रही है। 0 0 0 0 5 5 के 5 हो गए, 7 और 7 14, 14 4 18, 18 3 21 और 7 28, यहाँ पर 8 आएगा, हासिल के 2 बचे, एक और एक 2, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 3 13 और हासिल के 2 15, कितना आएगा 1585। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 1585, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखिए, शीतकाल में कपड़े गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर की ऊष्मा होती है उसको वो बाहर नहीं निकलने देते हैं, ना कि बाहर की हवा को अंदर तक आने देते हैं। तो हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, इसलिए हमें गर्म महसूस होता है, ठीक। दी गई आकृति से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्नाकृति निहित है, यानी ये आकृति आपको इसमें किसमें दिखाई दे रही है, तो देखिए आपको क्लियर दिखाई दे रही होगी इसमें, ये आपकी आकृति इसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें से आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आपको ये क्लियर दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट है NIEO का पूरा रूप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशंस, न्यू इंडियन इकोनॉमिक ऑर्डर, या फिर न्यू इंटरनेशनल एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो NEIO इसका फॉर्म क्या होती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, ऑप्शन नंबर 4। 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत को 50 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित किया जा रहा है, तो प्रतिभाग का क्षेत्र बताइए। जैसे कोई आयत है, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 40, विकर्ण की लंबाई कितनी है 50 है। पूछा है कि जो क्षेत्रफल विभाजित हुआ है, यानी ये वाला और ये वाला, इनका क्षेत्रफल कितना है, अलग अलग क्षेत्र बताना है, प्रत्येक भाग का क्षेत्र बताना है, ये क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यदि हम इसको 4 मान लें, इसको हम 5 मान लें, तो कितना होगा 3 होगा, देखिए ये कितना है 40 है, ये 50 है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एक एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो यानी कि जो आयत की लंबाई है वो 40 है और चौड़ाई कितनी मिल गई 30 मिल गई, ठीक है, कितनी मिल गई 30 मिल गई। आपको पता है कि जो विकर्ण होता है वो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यदि हम पूरे आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 गुणा 30, कितना हो जाएगा 1200। अब जो विकर्ण है तो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 बट्टे में 2, यानी कि 600, प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है गौड़ प्रदूषक का उदाहरण है। गौड़ प्रदूषक किनको बोलते हैं, तो जो प्रदूषण से भी प्रदूषण मतलब प्रदूषण करने वाले पदार्थ हैं उनसे पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं गौड़ प्रदूषक। देखिए मेथिन, क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोन, कार्बन, या फिर प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, तो गौड़ प्रदूषक बोलते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं, तो वो है आपका पेन। पेन मतलब प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये आपका गौड़ प्राथमिक जो प्रदूषक होता है उससे उत्पन्न होता है। बाकी ये सब तो आपके प्राथमिक प्रदूषक है, बाकी आपका पेन जो है वो गौड़ प्रदूषक है, ठीक। नेक्स्ट देखिए,
दी गई उत्तर आकृति में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्नाकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताती है। यहाँ पे आकृति रखी है, इसमें से दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो देखिए ये आपका जो इस तरीके से बना हुआ आकृति है वो इधर से आ रही है, दर्पण प्रतिबिंब में किधर आएगी, वो इस तरीके से इधर आएगी, ठीक है। जबकि इसमें इधर है तो ये भी नहीं होगा, और देखिए इसमें इधर है तो ये भी नहीं होगा। बच्चे आपके ये और ये, ठीक है। अब इसको इसको चेक करिए, इसमें अंतर क्या है। देखिए ये आपके यहाँ पीछे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें ये पीछे से जुड़ा हुआ, इसमें पीछे से जुड़ा हुआ नहीं है। ये वाली आकृति भी यहाँ पे यहाँ जुड़ा हुआ नहीं है इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतुओं द्वारा जिनको डिग्रेडेबल यानी कि निम्नीकृत किया जा सकता है, ठीक है। कौन सा इसमें, चमड़े की बेल्ट, रजत पन्नी यानी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन को जीव जंतुओं द्वारा मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता, तो वो भी नहीं होगा। लोहे की कीलों को जीव जंतुओं के द्वारा नहीं काटा जा सकता, यानी कि मौसम के द्वारा ये मिट्टी में मिलाए जा सकते हैं, लेकिन जीव जंतुओं द्वारा नहीं। प्लास्टिक तो जीव जंतुओं द्वारा जैव निम्नीकृत नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा चमड़े। चमड़े की बेल्ट को छोटे छोटे जीव जंतुओं द्वारा मिट्टी में काट काट के मिलाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ में बेचा जाता है, यदि उसे पुनः उसकी मूल कीमत में बेचा जाए तो उसे कितने % की हानि होगी। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 थी, 10% के लाभ पर बेची गई, तो कितनी बेची गई होगी, 110 में बेची गई होगी, क्योंकि 100 का 10% 10 ही होता है। तो 10 के लाभ पे बेची जाएगी तो कितनी बेची जाएगी, 110 में बेची जाएगी। वो कह रहा है उसको मूल कीमत में बेचना है, जितनी पहले थी उतने में ही बेचना है। 110 वाली चीज को कितने में बेचना है, तो 110 वाली चीज को 100 में बेचना है, यानी कितने घाटे पे बेचना है, 10 के घाटे पे। कितने % का घाटा होगा, तो 10 का घाटा कितने पे, 110 पे। कितना % हो जाएगा, तो 0 से 0 खत्म। 1/11 किसके बराबर होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11% के बराबर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। अम्ल वर्षा, आणविक क्रिया, रेडियोधर्मिता या फिर जीवाणुविक क्रिया। स्टोन कैंसर क्या होता है कि जैसे अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर बोला जाता है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो होती है कि एसिड रेन की वजह से क्या होता है, जो दीवारें वगैरह होती हैं वो खराब हो जाती हैं, यानी इमारतें वगैरह क्या होती हैं, खराब हो जाती हैं, वही आपका स्टोन कैंसर कहलाता है। और अम्ल वर्षा तो आप जानते हैं कौन से अम्ल होते हैं इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3। ये दोनों अम्ल इसमें अम्ल वर्षा में पाए जाते हैं। और अम्ल वर्षा को क्या बोलते हैं, इसका एक उपनाम भी है, इसको बोलते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग, ठीक है। नेक्स्ट है, अबू धाबी की राजधानी क्या है। अबू धाबी की राजधानी, सॉरी अबू धाबी की राजधानी, अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर इटली। तो अबू धाबी किसकी राजधानी है, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है, तो सियोल। और इटली की राजधानी क्या है, रोम। इटली की राजधानी क्या है, रोम। बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है। तो नीदरलैंड का एक शहर है द हेग। ये आपका काफ़ी फेमस है एग्जाम के नज़रिए से। तो क्योंकि द हेग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी आपका द हेग में ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 1/36.18 बराबर इतना दे रखा है तो इसका मान क्या होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक इसकी देखिए, यदि पॉइंट आपका यहाँ पे पहले कितने अंक के बाद था, दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद था, अब पॉइंट कितने अंकों के बाद पहुंच गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि पहले 2 अंकों के बाद था, अब कितने अंक और खिसक गया, तो 5 अंक और खिसक गया। कितने अंक और खिसक गया, 5 अंक और खिसक गया। अब 5 अंक खिसक गए तो 10 की घात 5 से आप गुणा कर दीजिए, किसमें, जो संख्या आपकी ऊपर दे रखी है उसमें, तो 0.0276 यानी कि 1 लाख से हम गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1 लाख से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, बटे में कितना आएगा, 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म, 1 जीरो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, कितना आएगा ये 2760,
2760 ऑप्शन नंबर 2। यानी जितने पॉइंट इधर कर सकता है उतने ही हम उतने ही 10 गुने से गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट था, अब इसमें कितना है, यहाँ से 5 पॉइंट और खिसक गया, इधर 5 अंक और खिसक गया, तो 5 10 की पावर 5 से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन है, नीचे एक कथन और कारण दे रखा है ना, बसा जल संचय मिट्टी के क्षरण को कम करता है। कारण क्या है, जल के संरक्षण के लिए बसा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए जल के संरक्षण के लिए बसा जल महत्वपूर्ण है, आपको पता ही है महत्वपूर्ण नहीं, इसमें देर का महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। बसा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, बिल्कुल बात सही है। तो आपका कथन ए सही है और आर क्या है, आपका गलत है। ए सही है और आर गलत है। आपको पता ही है कि जल का संरक्षण वर्षा जल का महत्वपूर्ण है, जब इसमें बोल रहा कि महत्वपूर्ण नहीं है तो ये तो नहीं होगा। और वर्षा जल का संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, बात बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी सिलेंडर आते हैं ना घर पे, उसमें कौन सा प्रमुख घटक है उसका, मीथेन, एथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो उसका प्रमुख घटक कौन सा है, ब्यूटेन। कौन सा है, ब्यूटेन उसका प्रमुख घटक है, लेकिन उसमें प्रोपेन भी होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, बात करें मैथेन की, तो मैथेन किस किस में पाया जाता है। मैथेन से आपको बहुत क्वेश्चन पूछाता है, तो आपका बायोगैस प्लांट में होता है, बायोगैस प्लांट में मीथेन पाया जाता है। जो सीएनजी गैस सिलेंडर होते हैं उसमें भी आपका मीथेन पाया जाता है। और धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। और मंगल ग्रह पे मंगल ग्रह पे भी यही गैस पाई जाती है। और कोयले की खदानों में भी यही गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए बी सदा से एक समय पर एक स्थान से एक ही दिशा में 12 किलोमीटर गोलाकार कोर्स पर चलना प्रारंभ करते हैं। ए बी सी की रफ्तार 3, 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रखी है चाल। मैंने आपको जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम जो लेते हैं वो समय का लेते हैं, ना कि चाल का। तो हम समय लगा लेंगे, दूरी दे रखी है, ये चाल दे रखी है, ये समय कैसा कितना हो। तो पहला समय मान लेते हैं T1, तो समय का क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, यानी 12/3। T2 कितना है, 12/7। और T3 कितना है, 12/13। तो ये कितना हो जाएगा, 4। ये तो आपका 12/7 ही रहेगा, तो ये आपका 12/13 रहेगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या है, घंटा आ गया समय बराबर। यानी पहले वाले को कितना घंटा लग जाएगा, 4 घंटे का समय लगेगा। दूसरे वाले को 12/7 घंटे का समय लग जाएगा पूरा चक्कर लगाने में। और T3 को कितना लग जाएगा, 12/13 घंटे का समय लग जाएगा। इनका सबका एलसीएम लेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना जाएगा, तो आपको पता है भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, अंश का एलसीएम बट्टे में हर का एलसीएम। 4, 12 और 12 का एलसीएम कितना जाएगा, 12 ही आ जाएगा। और 7 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, तो 1 आएगा। कुल मिला के इस पूरे का एलसीएम कितना जाएगा, 12। यानी कि 12 घंटे के बाद में एक दूसरे से पुनः मिलेंगे। अब ऑप्शन में आपको 12 घंटे तो नहीं दे रखा, ठीक है, 12 घंटे ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो 12 का कोई फैक्टर, 12 को कोई फैक्टर कर लीजिए। तो जैसे 12 घंटे में एक चक्कर लग जाएगा पूरा, ठीक है। और 12 का ज़्यादा हम आधा कर दें, यानी 6 घंटे कर दें। आधे घंटे में कितने चक्कर लगा देगा, तो ये लगाएगा आपके 2 चक्कर, ये लगाएगा आपका देखिए 4 घंटा में एक चक्कर लगा रहा है, तो 12 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, ये 3 चक्कर लगाएगा। तो ये 12/7 घंटे में एक चक्कर लगाएगा, तो 12 घंटे में 7 चक्कर लगाएगा, और ये आपका 13 चक्कर लगाएगा। यानी कि इतने चक्करों के बाद ये पुनः एक साथ मिलेंगे, तो 12 का आधा यानी कि 6 घंटे में ये कितना चक्कर लगाएगा, 1.5 चक्कर। ये लगाएगा 3.5, और ये लगाएगा आपका 6.5 चक्कर। यानी इतने चक्कर के बाद में भी क्या मिलेंगे, एक साथ फिर से मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 6 घंटे। देखिए 12 घंटे ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन 12 घंटे ऑप्शन में नहीं है, तो 12 का आधा 6 घंटे में ये 1.5 चक्कर लगाएगा, ये 3.5 चक्कर लगाएगा ये वाला, और ये 6.5 चक्कर लगाएगा। इतने चक्कर के बाद भी ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 65। नीचे 5 स्कूलों वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड की स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ स्कूल वाई की स्कूल वी 4 किलोमीटर पूर्व में है, और वी से स्कूल 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में।
डब्ल्यू से जेड 5 किलोमीटर पूर्व में है और एक्स से स्कूल वी 5 किलोमीटर पश्चिम में है। स्कूल जेड से स्कूल बी की सीधी दूरी क्या है? जेड से वी, यानी ये दूरी आपको बतानी है क्या होगी। 5 12 ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। 5 12 ये कितना होगा? 13। ठीक है, मैंने आपको शुरू का जो प्रैक्टिस सेट था, शुरू के प्रैक्टिस सेट यानी एक नंबर से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से मैंने आपको बताया हुआ था कि जो ट्रिपलेट होते हैं 3 4 और 5, 5 12 13, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें भी आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तब भी वो ट्रिपलेट बनेगा, और इसी में भी किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तब भी वो ट्रिपलेट बनेगा। यदि आपको ये दोनों दे रखे हैं तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपको 5 12 दे रखा है तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 4 दे रखा है तो कर्ण आपका 5 होगा, ये 5 12 दे रखा है तो ये 13 होगा। ये दोनों दे रखे हैं तो ये आपका 12 हो जाएगा, ये दोनों दे रखे हैं तो ये 4 हो जाएगा। ये आपको याद रखने ही रखने हैं, नहीं तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग, कितना हो जाएगा? 13 आएगा। तब भी याद याद रहेगा आपको तो ये तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। तो सीधी दूरी कितनी हो जाएगी? 13 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र समन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही है, बात हो रही है सूर्यास्त के समय की बात हो रही है। ठीक है, सूर्यास्त के टाइम की बात हो रही है। एक व्यक्ति इधर को मुंह करके बैठा है, एक व्यक्ति आपका इधर को मुंह करके बैठा है। सूर्यास्त के मतलब सूर्य किधर निकलेगा, सूर्य किधर छिपेगा? तो पश्चिम की ओर छिपेगा, क्योंकि ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर और ये दक्षिण होता है। ठीक है, तो रमन की जो परछाई है वो उसके बाईं तरफ पड़ रही है। जब सूर्य इधर को छिपेगा इसकी परछाई इधर बनेगी, तो इसका बायां इधर होगा और इसका बायां इधर होगा। इसके बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब ये कौन होगा? रमन होगा। और ये कौन होगा? फिर ये होगा अर्जुन, क्योंकि इसकी परछाई इधर ही पड़ेगी, इसकी परछाई भी इधर पड़ेगी। जब इसका मुंह इधर है तो इसका ये दाएं तरफ होगा, इसका मुंह इधर है तो इसका ये बाएं तरफ होगा। आपसे यही तो बोला गया है कि रमन की परछाई है उसकी बाईं ओर पड़ रही है, तो इसकी परछाई इसकी बाईं ओर तरफ पड़ेगी, इसका मतलब ये रमन होगा। तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है? तो ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा ऊपर की तरफ कौन सी होगी? ये होगी आपकी उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर 3। विटामिन डी की कमी से रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मैंने अभी आपको बताया था विटामिन वाले क्वेश्चन में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां मतलब अस्थियां। ठीक है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया ही था, कौन सा था? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 है तो उसकी कोर की लंबाई कितनी होगी? तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा √3 होता है, जो किसके बराबर दे रखा है? 10√3 के बराबर। √3 से √3 खत्म, तो भुजा की लंबाई कितनी मिल जाएगी आपको? 10 मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की बात हो रही है 776, 324, 212 या फिर 1896 ईस्वी में। आधुनिक खेल की बात हो रही है तो 1896 में इसकी शुरुआत की गई थी। और 1894 में क्या हुआ था? 1894 में ओलंपिक समिति गठित हुई थी। ठीक है, और बात करें ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका मुख्यालय लुसाने में, लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी? एथेंस से। एथेंस यानी ग्रीस से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला, आम, नीम, तुलसी। तो देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो जिस प्रकार सेब की वैल्यू होती है पश्चिम में, उसी प्रकार भारत में किसकी वैल्यू है? तो आंवला की। आंवला सेब से ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अभी अब क्या है, सर्दियों का सीजन चल रहा है। सर्दियों के सीजन में आपको आंवला भरपूर मिल जाएगा मार्केट में। तो आप क्या करिए, जब तक आंवला है मार्केट में, आप आंवले का यूज करिए, मतलब कि उसको डेली खाने में इस्तेमाल करिए। आपको सेब खाने की जरूरत नहीं है, आंवला से ही आपको सेब के भी फायदे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आंवला सेब से ज़्यादा पावरफुल होता है विटामिन के मामले में भी और पौष्टिकता के मामले में आंवला, इसलिए इसको भारतीय डॉक्टर कहा गया है। ठीक है, इन्हीं के गुणों के कारण इसको भारतीय डॉक्टर कहा गया है। ठीक है, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होती है? तो विटामिन सी। विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाई जाती है? आंवले में ही पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एन की बहन एम है, यदि एन की बहन एम है तो एन ओ से किसका संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक है? एन की बहन कौन है? एन की बहन कौन है? एम है। ठीक है, एम का जेंडर क्लियर हो गया कि एम क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए आगे, एम की पुत्री ओ की नातिन है। एम की जो पुत्री होगी, एम की जो पुत्री होगी, ठीक है, वो कौन है? वो ओ की नातिन। ओ नातिन का मतलब क्या होता है? लड़की की लड़की। तो इसकी मतलब जो ओ है वो एम की माँ है, उसकी पुत्री आपकी ये होगी। तो जब ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि ये इसकी बहन है। तो एन की ओ कौन लगेगी? एन की ओ लगेगी माँ। आपसे ये तो पूछा था एन ओ से किस पर संबंधित है? एन जो है, एन जो ओ की कौन लगेगी? तो ये पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, कंफर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन संबंध इसमें पता चल जाएगा कि जो ओ है वो इसकी माँ है। आपसे यही पूछा था कौन सा कथन आवश्यक है, तो पहला कथन आपको चाहिए ही चाहिए। दूसरा देखिए, एम का एन भाई है। एम का एन कौन है? भाई है। तो हमें चाहिए क्या था? एन का ओ से संबंध चाहिए था। तो एम का ओन से संबंध तो आपको पहले कथन से मिल गया, दूसरे वाले की जरूरत हमें है ही नहीं है। तो इसमें कौन सा केवल कौन सा आपका पहला वाला कथन आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, दूसरे की आपको जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस सरकार की मदद से नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। वियतनाम, जापान, चीन या फिर भारत? तो नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो वो की है जापान के द्वारा। जापान की मदद से इसमें नागालैंड में कोहिमा पीस मेमोरियल पार्क बनाए जा रहे हैं। बात करें जापान की, तो जापान की राजधानी आपको पता ही होगा क्या है? टोक्यो। जापान की मुद्रा क्या है? येन। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो ड्यूमा। जापान से क्वेश्चन पूछाता है, उगते सूरज का देश, उगते सूरज का देश किसे कहते हैं? जापान को। निप्पन किसे कहते हैं? निप्पन, निप्पन भी जापान को कहते हैं। और और क्वेश्चन क्या पूछाता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। ठीक है, परमाणु बम कहाँ गिराए गए थे? हाँ, नागासाकी और हिरोशिमा पर। वो भी किसके शहर थे? वो भी जापान के ही शहर थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है, बिल्कुल सही बात है। विश्वनाथ आनंद शतरंज का है, बिल्कुल ठीक है। जी मिल्खा सिंह फुटबॉल से, ये आपका गलत है। असत्य वाला ही पूछा था। जी मिल्खा सिंह का संबंध किससे है? तो ये एथलीट थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, जिनका संबंध किससे होगा? एथलीट से। और इनका फुटबॉल से नहीं है। सानिया मिर्जा संबंध किससे? टेनिस से। इसमें गलत कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जी मिल्खा सिंह। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है साइन 72 माइनस के cos 18, साइन 72 प्लस के cos 18 का मान क्या हो? तो देखिए, साइन 72 को हम कर सकते हैं, तो साइन 72 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस के 80, 18 माइनस के cos 18। ठीक है, इस वाले को मैं यहाँ पर नहीं लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ छोड़ दिया अभी, फिलहाल फिलहाल इसके बाद ही आएगा। फिलहाल आप इसी को समझिए। तो साइन 90 माइनस के 18 क्या होगा? cos 18 के बराबर। इधर भी माइनस के cos 18 दे रखा है, दोनों को कट जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो इस वाले पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। इस 0 का गुणा हम इस वाली संख्या में करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, असंगत मिलान खोजा है। दुनिया में सबसे बड़ी प्राणी कौन है? तो वो है आपका ब्लू व्हेल, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं, बिल्कुल ठीक है। दुनिया में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है आपकी बैकाल, जो कहाँ है? रूस में, जिसको साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका का। इसमें असंगत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो सुपीरियर है, मीठे पानी की झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईजीडी द्वारा आयोजित डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम में किन राज्यों ने भाग लिया है? जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम या फिर उपयुक्त सभी? तो जो प्रोग्राम एनईजीडी द्वारा आयोजित किया गया, उसमें आपके कई राज्यों ने भाग लिया है। जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है, आपका असम,
कर्नाटक है, केरल है, गुजरात है, दिल्ली है, मतलब कई राज्यों ने इसमें भाग लिया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कुश्ती संघ का निलंबन कब हटाया गया था? तो 13 फरवरी 2024 को इसको हटाया गया है और 23 अगस्त 2023 को इसमें लगाया गया था। हटाया कब गया है? 13 फरवरी 2024 को। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के बीच समानता का पता लगाइए। आगरा, शिमला, मसूरी और मथुरा सभी राजधानी है, तो आगरा तो राजधानी नहीं है। सभी पर्यटन स्थल है, सभी पर्वतीय शहर है, आगरा पर्वत पर नहीं है। सभी गंगा नदी किनारे है, आगरा आपका यमुना नदी किनारे है, तो ये भी आपका नहीं होगा। एक ही बचा आपका, सभी पर्यटन स्थल हैं। ऑप्शन नंबर 2, सभी पर्यटन स्थल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि A/4 B/5 C/9 बराबर है, इसका मान बताइए। देखिए, ए की वैल्यू कितनी है? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 5, सी की वैल्यू कितनी है? 9। ठीक है, तो ए की प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 4 + 5 + 9 बटे में सी की वैल्यू कितनी है? 9। 9 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 4 + 5 9, 9 9 18, 18 बटे में 9 कितना जाएगा? 2। इस पूरी वैल्यू कितनी जाएगी? पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 का विषय क्या है? माई हेल्थ माई चॉइस, माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई ड्यूटी, माई हेल्थ माई वोट। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि WHO इसको ऑर्गेनाइज करता है। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। और इसकी थीम क्या रही है? माई हेल्थ माई राइट। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 24। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।